आप सभी का इस छोटे से कार्यक्रम में आत्मीय कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं अध्यक्ष की कुर्सी पर सबसे पहले बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रही हूँ यहाँ पर आइए। प्लीज प्लीज और आज हम जिनसे कविताएं सुनने वाले हैं अपने बहुत ही प्रिय साथी मनोज कुमार पांडे से मैं बहुत आदर और स्नेह के साथ यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ कि वो यहाँ पर आए। और प्रगतिशील लेखक संघ के साथ ही वरिष्ठ कथाकार असरार गांधी साहब से भी निवेदन करती हूँ कि तशरीफ रखें। आ जाइए ये ज़्यादा आरामदायक है। बहुत कंफर्टेबल जगह है। ये बहुत अनौपचारिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम लोग नज़दीक से बैठ के कवि को सुने, समझें और जानें और उनसे बातें करें। तो उसी उद्देश्य से हम लोग बहुत जो मित्र लोग होते हैं, जो कविताओं के प्रेमी लोग हैं, जो साहित्य से जुड़े हुए हैं, ऐसे कुछ लोग बैठ करके हमेशा इस तरह का आयोजन करते हैं कि हम अपने कवि मित्र को, रचनाकार को, कथाकार को पास से सुन सकें। मनोज कुमार पांडे हम सबके लिए सुपरिचित नाम है। यहाँ पर कई लोगों के वो बहुत अच्छे मित्र हैं और कईयों ने उनको पढ़ा है, सुना है। मनोज के बारे में जब मैंने बताया कि मनोज कविताएं सुनाएंगे तो सबसे पहले कई लोगों का, बल्कि सभी का, जिससे भी कहा उसका एक रिएक्शन था, अरे मनोज कविताएं लिखते हैं, मनोज कविताएं। मैंने कहा हाँ मनोज कविताएं लिखते हैं। कल भी एक सज्जन ने कहा मनोज कविताएं लिखते हैं, मैंने कहा हाँ। एक ने कहा कि मनोज कुमार की कविताएं, ये तो कहानी वाले मनोज हैं, मैंने कहा हाँ है तो कहानी वाले। कहा वो कविताएं लिखते हैं, मैंने कहा हाँ लिखते तो हैं, और क्या किया जाए। आइए और उनकी कविताएं सुनते हैं। तो मनोज कुमार पांडे जी मनोज के ही शब्दों में अगर कहें तो मनोज ने कहानी लिखना बाद में शुरू किया, कविताएं लिखना पहले शुरू किया। जिन लोगों को इस पर आश्चर्य होता है बस उनसे जल्दी से शेयरिंग करना चाहेंगे कि कविताएं मनोज के ही शब्दों में मनोज के लिए बहुत आत्मीय, ऐसा कोना रही जिसको दिखा पाना सबके लिए संभव नहीं था, लेकिन कहानियों को मनोज ने सबके सामने दिखाया। और इनकी अधिकांश कहानियाँ नहीं बल्कि लगभग सारी ही कहानियाँ, जितना इन्होंने लिखा वो सब छपा, लेकिन कविताएं इन्होंने जितनी लिखी उनसे बहुत कम छपी। और इन्होंने बहुत देर में साहस किया कविताओं को छपाने का, क्योंकि कविताएं इनको लगता था कि कुछ ऐसी निजी चीज़ें हैं, कुछ इधर की ऐसी चीज़ें हैं जिनको दिखा पाना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, कैसे उसको दिखाएं। लेकिन देखिए ना दिखा करके मनोज आज हम सबके बीच में है, हमारे आग्रह पर। आग्रह तो बहुत लंबे समय से चल रहा था, महीनों से चल रहा था, और अब जाकर के मनोज को समय मिल पाया। ये भी बहुत व्यस्त रहे हैं इस बीच में। तो आज हम सब लोग मनोज सिंह की कविताएं सुनेंगे और इसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। तो आपको पता है आपके पास समय है, आधे घंटे, 35 मिनट, 40 मिनट आराम से सुनिए। आप सबसे नमस्ते। मेरा नाम मनोज है, मैं कहानियाँ लिखता हूँ, कभी कभी कविताएं लिखता हूँ। और जो एक गंभीर शुरुआत कह सकते हैं साहित्य में, तो कथादेश के 2004 के नवलेखन अंक में कविताएं छपी थी और उसी साल वागर्थ के नवलेखन अंक में कहानियाँ छपी थी। और बहुत ही बाद में कविताएं थोड़ी कम हुई या लिखी गई तो बस खाली डायरी में रही, और बाकी में क्या कविताएं कुछ कह पाएंगे तो वही कहेंगे। मैं शुरुआत में एक मेरी तुरंत किताब आई है, अभी तुरंत का मतलब 5-6 महीने, तो उसको तुरंत ही कह सकते हैं। तो प्रेम कविताओं की किताब है, पूरी की पूरी जो है उसमें से मैं
बात करें, एक लंबी कविता पढ़ूंगा जो हंस में अभी सितंबर में आई थी, बस इतना ही। ये संग्रह की शीर्षक कविता है, प्यार करता हुआ कोई है। भीतर ही भीतर जलती रहती है आग, जिसे भीतर का ही पानी धधकाता रहता है पल पल। हवाएं चलती हैं तूफान से भी तेज, जिन्हें भीतर का ही पहाड़ रोकता है। कहीं बह रही होती हैं गर्म धाराएं, उसी पल एक हिस्सा बदल रहा होता है बर्फ में। कहीं तैर रही होती है रोशनी, कहीं घिर रहा होता है अंधेरा को। भीतर बसते हैं अच्छे बुरे लोग, उनके भीतर बसती हैं अलग अलग दुनिया। प्यार करता हुआ कोई एक पूरी पृथ्वी होता है, घूमती हुई पृथ्वी के ऊपर सब कुछ चल रहा होता है जस का तस। दूसरी कविता है, ये मेरा कौन सा रूप था छुपा हुआ। प्यार में हूं तो बहुतों का प्यार में हूं तो बहुतों का प्यार याद आता है। रोता हूं तो बहुतों के आंसू याद आते हैं। प्यार में होना एक और दुनिया में होना है। चलता हूं तो बहुतों के साथ चलता हूं, अपने अकेलेपन को खोता हुआ। तड़पता हूं तो बहुतों की तड़प याद आती है। मेरी उनकी तड़पों के बीच ये रिश्ता कब बना। ये मेरा कौन सा रूप था छुपा हुआ मेरे भीतर जो दिखा दिया। एक नया फूल ढूंढता हूँ रोज, एक नया फूल ढूंढता हूँ रोज, कि देख सकूं हर दिन एक नए फूल की तरह खिला तुम्हारा चेहरा। एक नई बात पूछता हूँ रोज, कि वह तुम्हें नहीं लगे, साथ में मेरा भी जादू रहे बरकरार। तुम्हारी रुचियों के बारे में तुमसे ज्यादा सोचता हूँ। क्या पढ़ रही हो तुम इन दिनों, चाहता हूँ तुमसे पहले उसे पढ़ जाऊँ। यही बहाना सही पर तुमसे बातें कर पाऊँ। तुम्हारी पसंद के रंग के पहनता हूँ कपड़े, कि देखो तुम मुझे उन रंगों के बहाने ही। मोबाइल में है तुम्हारी पसंद की रिंगटोन, तुम्हारी पसंद के गीत गुनगुनाता हूँ। क्या करूँ तब भी नहीं बचा पा रहा हूँ। मुझे याद नहीं कि तुमसे पहले कौन से गीत गुनगुनाता था मैं। मेरा पसंदीदा रंग कौन सा है, कौन सी किताबें हैं जो अपने लिए चुनी थी मैंने, कि कौन सा है मेरा पसंदीदा फूल जिसकी जगह किसी जरबेरा ने ले लिया था। हर पल गुम हो रहा हूँ तुम्हें और तुम्हें खोता जा। एक दिन खो जाऊंगा तुम्हें, एक खो जाऊंगा तुम्हें। तुम्हारी आंखें महासागर हैं, मैं पीड़ा का एक घनीभूत बिंदु पर हूँ, जिसका अक्स कभी कभार तुम्हारी आंखों में पड़े। जो न पड़े तब भी कोई बात नहीं, तब भी तुम्हारी आंखें महासागर, मैं पीड़ा का एक घनीभूत बिंदु पर और घनीभूत होता हुआ एक दिन खो जाऊंगा। ऐसे ही दुनिया से बाहर हो जाता हूं। दिन भर के नशीले अवसाद के बाद मुंह में तैरता है चिपचिपा रसायन। बोलता हूँ तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे ही दुनिया से बाहर हुआ जाता हूँ। मेरी जबान लोग समझना बंद करते जाते हैं। मैं भी कब से कहाँ सुन रहा हूँ। एक तेरी आवाज़ गूंजती है कानों में, मुझे कोई और आवाज़ सुनाई नहीं देती, या इस तरह सुनाई देती है कभी कभी मसलन घोड़ों का रोना, कुत्तों की लड़ाई, चट्टानों पे टूटने की आवाज़। यह सब भी जैसे कई आकाशगंगाओं के पार से इसी शरीर के सिवा रहने की कोई जगह नहीं, इसमें भी बसी है तो कुछ इस तरह यहाँ से भी बेघर हुआ जाता हूँ। ऐसे ही बदलती हैं दुनिया की छवियाँ। मैं उस दम अपने भीतर होता ही नहीं, लोगों के मेरे बारे में विचार बदल जाता है। मैं भी उन्हें पहचान नहीं पाता, चेहरा वही वही रहता है तब। आंखें किसी और की झांकती हैं, न जाने किसकी, पता नहीं खुद होता हूँ अकेला या उन्हें छोड़। प्यार में रुलाई, प्यार में जब
रुलाई आती है तो यूं ही अचानक नहीं आती, उसके पहले संकेतों की एक लंबी श्रृंखला होती है। रुलाई के पहले एक आदिम डर आता है, रुलाई के पहले एक आशंका आती है, प्रिय की अच्छी बुरी स्मृतियों से जुड़ती हुई। रुलाई से पहले दिखाई पड़ता है अपना एकाकी तन, और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ता। रुलाई के पहले याद आते हैं अच्छे बुरे संयोग, रुलाई के पहले याद आते हैं अच्छे बुरे लोग जिन्होंने प्यार की राह में कांटे बिछाए या फूल रुलाई के पहले आंखों में भर जाती है। या फिर हो सकता है ऐसे भी कि तन को छुए सूरज की कोई गर्म किरण और रुलाई आ जाए, तन को भिगोए बारिश की रिमझिम फुहार और रुलाई आ जाए। रुलाई आने के पहले कानों में नहीं बजता करों संगीत, रुलाई आने के पहले जगह पे जगह भी नहीं देखती। रुलाई तब भी आ सकती है जब ट्रेन में बैठा हो कोई, ट्रेन भागी चली जा रही हो, धड़ 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 दिख रहे हो खेत मैदान पेड़ चिड़िया हो तालाब, उन सब के बीच दिख रहे हो लोग, और अचानक बगल की पटरी पर गुजरे कोई धड़धड़ाती हुई रेल, गुम हो जाए पल भर के लिए सारे दृश्य और रुलाई आ जाए। लगी हो एक अबूझ अछोर प्यास, दरिया मना कर दे देने से अपना पानी, एक खारा समंदर उगाए हलक में बहे आंखों से होकर कि ऑटो में बैठकर चले जा रहे हो सिर झुकाए, बगल से सटकर गुजरे एक नया नया प्रेमी जोड़ा, बेशक वे सीख ही रहे हो प्रेम करना, उन्हें देखे आंख और आंखों से बह निकले पानी। प्यार में जब रुलाई आनी होती है तो आ ही जाती है, और रुलाई के इतने कारण एक साथ होते हैं कि कोई एक कारण नहीं होता। प्यार में रुलाई को आना होता है तो आ ही जाती है। प्यार में जब रुलाई आती है तो यूं ही अचानक नहीं आती, उसके पहले संकेतों की लंबी श्रृंखला होती है। रुलाई के पहले एक आदिम डर आता है, रुलाई के पहले एक आशंका आती है, प्रिय की अच्छी बुरी स्मृतियों से जुड़ती हुई। रुलाई से पहले दिखाई पड़ता है अपना एकाकी तन, और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं। रुलाई के पहले याद आते हैं अच्छे बुरे संयोग, रुलाई के पहले याद आते हैं अच्छे बुरे लोग जिन्होंने प्यार की राह में कांटे बिछाए या फूल रुलाई के पहले आंखों में भर जाती है। या फिर हो सकता है ऐसे भी कि तन को छुए सूरज की कोई गर्म किरण और रुलाई आ जाए, तन को भिगोए बारिश की रिमझिम फुहार और रुलाई आ जाए। रुलाई आने के पहले कानों में नहीं बजता करों संगीत, रुलाई आने के पहले जगह पे जगह भी नहीं देखती। रुलाई तब भी आ सकती है जब ट्रेन में बैठा हो कोई, ट्रेन भागी चली जा रही हो धड़ धड़ धड़, दिख रहे हो खेत मैदान पेड़ चिड़िया और तालाब, उन सब के बीच दिख रहे हो लोग, और अचानक बगल की पटरी पर गुजरे धड़धड़ाती हुई कोई रेल, गुम हो जाए पल भर के लिए सारे दृश्य और रुलाई आ जाए। लगी हो एक अबूझ अछोर प्यास, दरिया मना कर दे देने से अपना पानी, एक खारा समंदर उगाए हलक में बहे आंखों से होकर। ऑटो में बैठकर चले जा रहे हो सिर झुकाए, बगल से सटकर गुजरे एक नया नया प्रेमी जोड़ा, बेशक वे सीख ही रहे हो प्रेम करना, उन्हें देखे आंख और आंखों से बह निकले पानी। प्यार में जब रुलाई आनी होती है तो आ ही जाती है, और रुलाई के इतने कारण एक साथ होते हैं कि कोई एक कारण नहीं होता। प्यार में रुलाई को आना होता है तो आ ही जाती है। मैं पहली बार इस तरह से करता है पढ़ रहा हूँ, थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, तो अगर कोई कहीं कुछ लगे तो आप लोग बोल दीजिएगा। थोड़ा जल्दी सुन सकते सुनते हुए श्रोता ही विचार कर रहा होगा आता है। तुझे देखना, तुझे देखना, एक पूरे दिन के बाद तुझे देखना, एक पूरे दिन के बाद अपने आप को देखना है। तेरे भीतर की चमक जिसका दीवाना हूँ मैं, तेरी आवाज जो मेरे ही गले से निकलती है जैसे अक्सर मेरे ही खिलाफ जाती है। तुझे देखता हूँ और देख कर गुम रहता हूँ, नहीं देखता हूँ तो बिना देखे गुम रहता हूँ। तुझे देखता हूँ, तुझे देखता हूँ। एक पूरे दिन के बाद
तुझे देखना, एक पूरे दिन के बाद अपने आप को देखना है। तेरे भीतर की चमक जिसका दीवाना हूँ मैं, तेरी आवाज़ जो मेरे ही गले से निकलती है जैसे अक्सर मेरे ही खिलाफ जाती है। तुझे देखता हूँ तो देख कर गुम रहता हूँ, नहीं देखता हूँ तो बिना देखे। वाह वाह, तुझे देखना रात मेरी रात, तेरे फोन के इंतजार में रात को रोके रखता हूँ। तेरे फोन के इंतजार में रात को रोके रखता हूँ। रात मेरे हुक्म की गुलाम न सही, पर वो इंतजार करती है कि मैं तुझे अपनी आंखों में कहीं भीतर छुपा लूँ तब वो आए। तेरे फोन के इंतजार में रात को रोके रखता हूँ। रात मेरे हुक्म की गुलाम न सही, पर वो इंतजार करती है कि मैं तुझे अपनी आंखों में कहीं भीतर छुपा लूँ तब वो आए। दिन एक लंबा पथरीला रास्ता है जिस पर चलना होता है मुझे तुम्हारी ही खोज में। दिन एक लंबा पथरीला रास्ता है जिस पर चलना होता है मुझे तुम्हारी ही खोज में। मेरी प्यारी रात जानती है या बात, वह मेरी सिगरेटें खत्म होने का इंतजार करती है, मुझे मोहलत देती हुई कि मैं आग को जी भर चूमूं और भर लूं अपनी सांस और खून में। तेरे जिस्म का रंग गेहुआ है, मेरे जिस्म का रंग गेहुआ है जो तेरे बदन का रंग है। रात मेरी रात आती है मुझे अपनी बाहों में लेने, मैं उसकी दी हुई शराब पीता हूँ और उसके जादुई बदन में अपने को गुम कर देता हूँ। मुझसे लिपटती है मेरी जान, वो मुझे खाती है, मैं उसकी बाहों में मजे से मर जाता हूँ। मुझसे लिपटती है मेरी जान, वो मुझे खाती है, मैं उसकी बाहों में मजे से मर जाता हूँ। आवाज आ रही है ना पीछे से? आपको आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता हूँ जैसे एक हाथ दूसरे हाथ को ढूंढता है। तुम्हारे बिना यह जिंदगी वैसे ही है जैसे एक हाथ से ही करने हो सारे काम, एक ही आंख से देखनी हो दुनिया, एक ही पैर से खिंचता जाए इधर उधर बेमतलब, दूसरे पैरों की जगह झूठ मूठ की बैसाखी लगाए। जैसे एक ही फेफड़े से ली जाए सांस और डरते रहा जाए, एक ही फेफड़ा है न जाने कब छोड़ दे साथ। तुम्हारे बिना यह जिंदगी वैसी है जैसे एक हाथ से ही करने हो सारे काम, एक ही आंख से देखनी हो दुनिया, एक ही पैर से खिंचता जाए इधर उधर बेमतलब, दूसरे पैरों की जगह झूठ मूठ की बैसाखी लगाए हुए। जैसे एक ही फेफड़े से ली जाए सांस और डरते रहा जाए, एक ही फेफड़ा है न जाने कब छोड़ दे साथ। जैसे एक बहरा कोलाहल हो जिसमें फंसी हो जिंदगी, जैसे खूब प्यास लगी हो और पानी मिले खोलता हुआ, पीने पर पड़ जाए फलक में खोले निकल जाए जान। जैसे बादल घिरे और गरजे तो डर लगे, कब कभी हो बारिश हो तो पानी की बजाय बरसाए कंकड़ पत्थर। जैसे एक बहरा कोलाहल हो जिसमें फंसी हो जिंदगी, जैसे खूब प्यास लगी हो और पानी मिले खोलता हुआ, पीने पर पड़ जाए फलक में खोले निकल जाए जान। जैसे बादल घिरे और गरजे तो डर लगे, कब कभी हो बारिश हो तो पानी की बजाय बरसाए कंकड़ पत्थर। मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता हूँ जैसे लिखने के लिए स्याही ढूंढती है नित, जैसे जलने के लिए आग ढूंढती है आग से। जैसे जलने के लिए आग ढूंढती है। एक उसी के समांतर दूसरी कविता है, मैं तुम्हारे भीतर रहता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर रहता हूँ जैसे मछलियाँ पानी में रहती हैं, जैसे धूल हवा में रहती है, जैसे पत्तियों में रहता है हरापन, जैसे फूल में रहती है महक, जैसे चांदनी में रहता है चांद, जैसे आकाशगंगा में रहती है पृथ्वी, जैसे हथेली में रहता है हथेली का निशान। मैं तुम्हारे भीतर रहता हूँ। जैसे पानी में पानी रहता है, जैसे हवा में हवा रहती है, जैसे हवा में जगह रहती है, जैसे धरती में रहते हैं खनिज, जैसे सूरज में रहती है आग, जैसे रोशनी में रहते हैं रंग, जैसे मिट्टी में रहती है गमक, जैसे समंदर में रहता है नमक। मैं तुम्हारे भीतर रहता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर रहता हूँ जैसे मेरे भीतर रहता है खून, जैसे खून में रहता है लोहा, जैसे एक जीवन में छुपा रहता है दूसरा जीवन। क्या बात है। तेरी आवाज सुनता हूँ, तेरी आवाज सुनता हूँ, बैठाता हूँ कहीं भीतर, यह आवाज फिर सुनने को नहीं मिली। देखता हूँ और देखता रहता हूँ, फिर कभी नहीं देख पाऊंगा तुझे, तुझे छूना चाहता हूँ एक बार कहीं भी,
मेरी उंगलियां या जादू अब कभी नहीं जानेंगे, एक ऐसी भी छुअन होती थी कभी। तेरी आवाज सुनता हूँ, बैठाता हूँ कहीं भीतर, यह आवाज फिर सुनने को नहीं मिलेगी। देखता हूँ और देखता रहता हूँ, फिर कभी नहीं देख पाऊंगा तुझे। तुझे छूता हूँ, छूना चाहता हूँ एक बार कहीं भी। मेरी उंगलियां या जादू अब कभी नहीं जानेंगी, एक ऐसी भी छुअन होती थी कभी। महसूस करता हूँ तेरा बगल में होना, ये अब स्मृतियों में ही रहेगा हमेशा। मेरी बगल में बैठेंगे भूत और प्रेत, तेरी स्मृतियाँ कहीं बैठेंगी तेरे भीतर। एक और कुछ भी नहीं है तू, एक महक है बस जो मेरे भीतर बस गई है हमेशा के लिए। तू एक महक है बस जो मेरे भीतर बस गई है हमेशा के लिए, जिसे मैं न जाने कहाँ खोजता रहता हूँ। एक छुअन भर है मेरे समूचे अस्तित्व को छूती हुई, ये छुअन दौड़ती रहती है, ये छुअन दौड़ती है मेरे खून में हमेशा। तू सिर्फ एक रंग है जिसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता, कितने भी रंग आए जिंदगी में तुझ में ही रंगा रहूंगा। तो एक चेहरा भर है मुझसे इतनी दूर जितनी दूर है चांद, मेरे भीतर चमकता रहेगा तेरा प्रतिबिंब। तो एक पैर है बस जिसे चूमने की ललक बनी रहेगी हमेशा, जिसकी स्मृतियों से लिपट कर मरता रहूंगा मैं। तू हवा है बस, तू पानी है बस, तू धूप है बस, और कुछ भी नहीं। तुम्हारी बेरुखी झेलते हुए थक गया हूं मैं तुम्हारी बेरुखी झेलते हुए। दिन का मतलब दिन नहीं होता, रात का मतलब रात नहीं होती। तुम्हारी बेरुखी मेरी सांस में चुप कर सारी चीज़ों के मानी बदल देती है। मैं चीज़ों और उनके बहुत सारे अर्थों के बीच हवा द्वारा दोहराए पत्ते की तरह दर दर बिखरता हूँ। देर तक मुस्कुराता हुआ चुप रहा। मैं बैठा किसी से बात कर रहा था, उन्हें हर बात दोहरानी पड़ रही थी, फिर भी नहीं मिल रहा था सही सही जवाब। थोड़ी देर में पूछ ही लिया, क्या हुआ मित्र, कुछ परेशान से हो, कहीं खोए हो, क्या बात है। मैं उस समय तुम में खोया था और चल रहा था। मैं बैठा किसी से बात कर रहा था, उन्हें हर बात दोहरानी पड़ रही थी, फिर भी नहीं मिल रहा था सही सही जवाब। थोड़ी देर में पूछ ही लिया, क्या हुआ मित्र, कुछ परेशान से हो, कहीं खोए हो, क्या बात है। मैं उस समय तुम में खोया था और जल रहा था। मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने को था जब पानी आया, भीतर ही भीतर दाब रहा था रुलाई। 2 पीस बर्फी, चाय और नमकीन ने मेरी मदद की। मेरी आंखों में दुनिया भर के दुश्मन दृश्य तैर रहे थे जब मैं कर रहा था कविता कहानी पर बात। यही दुनिया है और यही दुनिया का जीवन। रोता हूँ उन आंसुओं से तार जोड़ता है कोई और। कितने वाक़े हैं मेरे जीवन के जो जोड़ते हैं तुमसे, उन्हें कई बार मैं ही जोड़ देता हूँ किसी और के साथ। बाहर निकला, हवा थी जिसमें तेरी महक थी। मैं सिहर कर कब कपाया तो साथ चल रहे दोस्त ने थामा। क्या हुआ पूछा, मैंने कहा हवा सुंदर बह रही है और उसमें हिल रहे हैं अमलदास के फूल। मेरे भीतर भी कुछ हिल सा गया। दोस्त ने अजीब नज़रों से देखा मुझे और मुस्कुराया। मैंने भी उसकी नकल की और देर तक मुस्कुराता हुआ चुप रहा। कविता है बहुत लंबी रुलाई। एक बहुत लंबी रुलाई हूँ मैं, एक अनंत सांस में फैली हुई, एक कंपन है जिससे लिपट कर थरथरा रहा है सब कुछ। बहुत लंबी रुलाई हूँ मैं, एक अनंत सांस में फैली हुई, एक कंपन है जिससे लिपट कर थरथरा रहा है सब कुछ। इसी थरथराहट में मैं भी हूँ, मेरी रुलाई। क्या बोलते हैं याद दिला रही। एक कविता है तलाश। या फरवरी होती है कि एक दिन हम अचानक देखते हैं उनके लाल तब साल के बाकी समय में दूसरे दिखते हैं विरक्त सबको से। वे अभिसार की कामना में नग्न होते जाते हैं पूरी तरह। कई बार तो अपना आखिरी पत्ता तक
तार फेंकते हैं व्याकुल होकर, धूप चटक होती जाती है, वे लाल होते जाते हैं, इतना रंग, इतनी कामना, इतनी आग कहाँ छुपी रहती है मुझे। यह उनकी विकल्प पुकार है प्रेम की, यह हमारे पुरखों की वेदना का लहू है, मैं अपने उन्हीं पुरखों का अंश पागल रखता हूँ तुम्हारे लिए हर दिन। यह उनकी विकल्प पुकार है प्रेम की, यह हमारे पुरखों की वेदना का लहू है, मैं अपने उन्हीं पुरखों का अंश पागल भटकता हूँ तुम्हारे लिए हर पल। मैंने समय की समझ खो दी है, कभी भी हो जाता हूँ लाल, कभी भी दिखने लगता हूँ धूसर, कभी भी होता हूँ नग्न और रोता हूँ तुम्हें पुकारता हूँ। एक आखिरी कविता इस किताब से। चलती ट्रेन में तुम्हारी याद। पिछले 20 साल से एक पैसेंजर ट्रेन में सवार हूँ जो चलने से ज्यादा रुकती रहती है, और यह रुकना भी स्टेशन की बजाय कहीं बीच में ज्यादा होता है, जहाँ दूर दूर तक पेड़ पौधे खेत और तालाब आदि होते हैं, पीछे से झांक रहा होता है कोई गांव, तब मुझे तुम्हारी याद बहुत ही सताती है, और यह खुद को याद करने से जरा भी अलग नहीं। पिछले 20 साल से एक पैसेंजर ट्रेन में सवार हूँ जो चलने से ज़्यादा रुकी रहती है, और यह रुकना भी स्टेशन की बजाय कहीं बीच में ज़्यादा होता है, जहाँ दूर दूर तक पेड़ पौधे खेत और तालाब आदि होते हैं, तब मुझे पीछे से झांक रहा होता है कोई गांव, तब मुझे तुम्हारी याद बहुत ही सताती है, और यह खुद को याद करने से जरा भी अलग नहीं। मेरी छोटी छोटी उम्मीदों को मारती हुई हर दिन के साथ अकेला कर रही मुझे यह ट्रेन। जो बात कहनी हो कह ना पाओ कभी, या तब कहो जब इतनी पुरानी हो जाए कि असर को बैठे, समूचा आसमान ढक लेना चाहता है मुझे, धरती समो लेना चाहती है खुद में। नदियाँ बुलाती हैं अपने भीतर, मैं जाता हूँ उनके पास एक एक कदम चलता हुआ, और एक चुप बातचीत के बाद लौटा। एक रास्ता है जिस पर या तो साइकिल से चला जा सकता है या पैदल। तुम्हारी यादें हैं 20 साल पुरानी, जो और पुरानी होती जानी, हमारा मिलना असंभव होता जा रहा। मैं जिस ट्रेन पर सवार हूँ वह मुझे तुमसे और दूर ले ही जा रही है। बगल में ही कहीं तुम्हारा गांव है, पर मेरा उतर पाना मुश्किल। मेरे जूतों में चुंबक है मुझे खींचता हुआ, और बिना जूतों के चलना मेरा असंभव। तब भी जब कई बार जूतों के फीते जरा ढीले होते हैं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। इतनी कि कई बार रोने ही लगता हूँ। मैं अभी भी वही हूँ, तुम्हारा भाव ढूंढूं। यह अलग बात है कि आंसू अब मर्म का आईना नहीं, तब रोता हूँ। यह अलग बात है कि आंसू अब मर्म का आईना नहीं, जब रोता हूँ तब हो जाते हैं अदृश्य, और कई बार बेवजह आते हैं तो आते ही चले जाते हैं। सस्ती फिल्मों के सस्ते भाव दृश्यों पर भी कई बार बेवजह आते हैं तो आते ही चले जाते हैं। सस्ती फिल्मों के सस्ते भाव दृश्यों पर भी वह सारी फिल्में मैं ही कराता हूँ। कल यह ट्रेन रुक गई थी बहुत देर के लिए, और तब मुझे वह मिला हमारे बीच का पतवाहर, वहीं स्टेशन पर पानी बेचकर, जो एक चिट्ठी पहुंचाने का 5 रुपया लिया करता था हमसे। मैंने उससे तुम्हारे बारे में पूछा। वह बड़ी अश्लील हंसी हंसा और बोला कि अब तक तो तुम लड़कों हो गई होगी। मैंने उसकी अश्लीलता पर ध्यान नहीं दिया और तुम्हारा हाल पूछा। उसकी आंखें तबुला की तरह सफेद हुई और उनमें दृश्य दिखने बंद हो गए। उस क्षण वह दयनीय लगा मुझे। कोई है जो चूस रहा है खून उसका भी धीरे धीरे। तब मैंने उससे एक बोतल पानी खरीदा। पानी में लोहे के कीड़े थे जो जेली की तरह चिकने और मुलायम। अच्छा यह बताओ कि लड़कों होकर कैसा लगता है तुम्हें? तुम्हारे कितने बच्चे हैं और उनमें से कितनों की शक्ल तुम पर गई? क्या उनमें भी तुम्हारे जितना ही नमक है या उनका भी नमक चुरा ले गए नमक के चोर? उन्हें खूब प्यार करना, बेरोजगारी का ताना मत देना कभी। यह एक साजिश है हमारे खिलाफ और वे होंगे अबोध पुरानी खून लहलाते फूलों की तरह जिनके किनारे मिला करते थे। सुनो, तुम्हारा पति कैसा है? प्यार तो करता है ना तुम्हें? और तुम? उसकी आंखों में नमी और नमक है तो ना तुम्हारे लिए? कभी नमी ज़्यादा दिखे और चमक कम तो भी नाउम्मीद ना होना। वह शानदार आदमी है, मिलता है अक्सर मुझे ट्रेन में। उसके जूते मेरे जूतों से बहुत अलग नहीं है। वहाँ भी एक कील है उसके तलों में चुभती हुई। तुम्हारे अलावा यह भी एक बात है जो हम दोनों को जोड़ती है। मैं उससे किसी दिन तुम्हारा हाल पूछूंगा। तुम्हें हमारे पत्रों की भाषा याद है? बीच में तरह तरह के संकेत, चित्र और रंग, बिना नाम के ही एक दूसरे को संबोधित। वे तब कहाँ होंगे? अभी कहाँ होगी उनकी मिट्टी? क्या उनकी खाद से खिला होगा एक भी फूल?
मान लो कि वह फूल किसी दिन मैं फिर से भेंट करूँ तुम्हें, तो क्या वह सारे संकेत चित्र और रंग खाली जगह में फिर से बदल जाएगा, या फिर यह एक नई ही हलचल होगी। चलो जहाँ भी हम हैं वहीं से एक दूसरे को एक बार फिर से खूब खूब प्रेम करते हैं। सुनो मेरी सखी, कैसी हो तुम, तुम्हें पता है उन खतों की भाषा अपनी पत्नी को सिखाने की कोशिश की थी मैंने, और उसने बिना सिखाए ही सब कुछ समझ लिया। क्या कोई कील है उसके भी तलों में चुभती हुई, मैं उसके तलवे से हलाते हुए तुम्हारे तलों में चुभ रही कील हूँ। वह खिलखिला कर हंसती है तब कई बार, और गजब यह खिलखिलाहट अक्सर हमें उदास कर जाती है। उसी उदासी में ट्रेन कहीं रुकी हुई है। मैं सोचता हूँ कि अब तुम्हारा गाँव ही हो शायद, कि ट्रेन पूरी पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर आई हो, थक कर तुम्हारे गांव में आराम कर रही हो। सोचा था क्या कि यह एक दुर्लभ बात होगी कभी, कि कहीं किसी बाग में भी खड़े होकर पूछ सकूं तुम्हारा हाल चाल। रोमांटिक होने के रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें हैं, रास्ते में बहुत धूल है, कुछ दिखता नहीं, दृश्य हो जाते हैं। यह ट्रेन जब चलती है तो बाहर की भागती हुई दुनिया हवा हुई जाती है। यह ट्रेन जब चलती है तो बाहर की भागती हुई दुनिया हवा हुई जाती है, दृश्य रफ्तार में गायब। कई बार ट्रेन की रफ्तार एकदम स्मृतियों की रफ्तार के बराबर होती है, तब बाहर दिख रहे लोग एक दूसरी दुनिया के लोग लगते हैं, जो स्पीड के चलते हमसे पीछे छूट गए स्मृतियों की वजह से। मैं अपनी तबाही को जीते रहना चाहता हूँ, एक तुम में ही समूची दुनिया को खोजता हूँ। मैं अपनी तबाही को जीते रहना चाहता हूँ, एक तुम में ही समूची दुनिया को खोजता हुआ। यह दुनिया के नियमों के खिलाफ है, यही समझाने आते हैं मुझे दुनिया भर के किस्से। खिड़कियों के रास्ते हवा पर चलते हुए मुश्किल यह है कि उनके चरित्रों ने किस्से बदल लिए हैं। उनकी अस्वच्छता मेरा ही साथ देने लगती है। कई बार मैं उनसे कोई सीख नहीं ले पाता और अपनी गलतियाँ दोहराता हुआ तुम में हो जाता हूँ। शुक्रिया। भारत की कविता पढ़ना हो तो प्रेस करता है, पढ़ना तो वैसे ही सब को वाले से ये आप ऐसे ही नेचुरल उसमें आनी चाहिए। ये कैमरा कॉन्शियस होगा कि लोगों को नहीं आएगा डाल के बेहतर। ये एक लंबी कविता है, और जो कविताएं अब तक मैंने पढ़ी हैं उससे एकदम अलग सुर की कविता है। ये सितंबर 2002 में हंस में छपी थी, और इसका नाम है सलीब के बाद। सलीब के बाद सलीब क्रॉस। इसका रेफरेंस इसमें एक नैनी का पुल जो है केंद्रीय भूमिका में है, उसका सब लोग इलाहाबाद के हैं तो जानते होंगे कि बीच में जो है वो सुसाइड पॉइंट के रूप में काफ़ी मशहूर रहा है। जब से बना है बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है। तो इसमें एक ऐसा आदमी जो सुसाइड कर चुका है वो अपना जीवन बयान जो किया मैंने आज उसकी हिम्मत जुटाने में बहुत दिन लगे। जो किया मैंने आज उसकी हिम्मत जुटाने में बहुत दिन लगे। कोई एक भी चीज बदल गई होती तो पुल के ऊपर होता। कोई क्षणिक आवेग नहीं है या सोचा समझा फैसला है, खुद को बचाने की कम कोशिश नहीं की। जो किया मैंने आज उसकी हिम्मत जुटाने में बहुत दिन लगे। कोई एक भी चीज बदल गई होती तो पुल के ऊपर होता। कोई क्षणिक आवेग नहीं है या सोचा समझा फैसला है, खुद को बचाने की कम कोशिश नहीं की मैंने। अभी मैं हूँ तुम लोगों के साथ अपनी कहानी सुनाते हुए। आज मेरा दिन है, पर अब साथ ही हैं हम न जाने कब तक के लिए। सबकी कहानियाँ सुनूंगा मैं, अगर उन्हें सुनाते हुए तुम थक नहीं चुके। मुझे भी जानना है कि तुम सब यहाँ कैसे हो। अब इस बात से कोई फर्क न पड़ता हो तो अभी तो उस थरथराहट की गिरफ्त में हूँ जो मेरे साथ साथ दोबारा तारी हुई है तुम सब पर। किसी भी स्थिति में आत्मघात कितना कठिन है तुम सब जानते हो, और नया नया मैं भी।
तुम्हारे सारे शामिल जतन के बाद भी कांप रहा हूँ मैं। मेरा फूला हुआ शरीर रह रह कर कपा रहा है। मुर्दे की तरह जड़ होने का फरेब अभी नए सिरे से समझा मैं। अब जबकि सब कुछ व्यर्थ है मेरी कंपकपी भी, मुर्दे की तरह जड़ होने का फरेब अभी नए सिरे से समझा मैंने। अब जबकि सब कुछ व्यर्थ है मेरी कंपकपी भी। पुल पर जब रंगीनियाँ थी जब कूदा मैं, उनके उत्सव में कोई खलल नहीं डाला मैंने। इतना चुपचाप कूदा कि उन्हें वीडियो बनाने तक का भी मौका नहीं मिला। उन्हें वीडियो बनाने तक का मौका नहीं मिला। उनकी आंखों में ही है मेरे कूदने के दृश्य, जिसका किस्सा सुनाएंगे वे उत्साह के साथ। उनमें उन मल्लाहों की तरह कोई मलाल नहीं होगा भीतर, जिन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी सांसों को लगा दिया था दांव पर। पुल के ऊपर होने और नीचे होने के बीच का फर्क मैंने मल्लाहों के चेहरे देखते हुए बार बार जाना। मेरे बस में होता तो सांस लेना शुरू कर देता दोबारा। बैठकर अक्सर बनाता रहा हूँ अपना ही मजाक, करता रहा हूँ अपनी ही मिमिक्री अकेले में। किसी को हंसी आए ना आए, पर जब तक अपने हाल पर हंस पाया जिंदा रहा। फिर इस कोशिश में एक अथाह बेचैनी, एक खींच, एक उदासी, एक अकेलापन निकल आया भीतर से, और तब अपने आप पर जबरिया हंसते हुए फूट पड़ा आर्तनाद, जैसे किसी बहुत मोटी जाम पाइप से तोड़कर बह निकला हो कोई खतरनाक रसायन। उस दिन से अपने पर हंसने की कोशिश उसी बहाव में बह गई न जाने का। अब न हंसी आई, न रुलाई, न अपनी मिमिक्री की, न फूटा आर्तनाद, सब कुछ खून की तरह जमता रहा। अब जब अथाह अशांति है सब तरफ, आंखों में उजाड़ सन्नाटा है जिसमें जलते हुए ख्वाबों की बेआवाज दबके हैं। यह जुलाई का आखिरी है, इसके बाद अगस्त ही आएगा या कुछ और, कौन जाने। मैं तो कूद गया हूँ जुलाई के बाहर, दौड़ते हुए लगा दिए छलांग न जाने कहाँ के लिए। अगर बचा ही लिया जाता किसी तरह तो जुलाई में बचता या फिर अगस्त में आज़ाद होता, कौन जाने। 45 की उम्र में उधार के लिए हाथ फैलाना, यानी बीत चुकी आधी उम्र के लिए शर्मिंदा होना। 45 की उम्र में उधार के लिए हाथ फैलाना, यानी बीत चुकी आधी उम्र के लिए शर्मिंदा होना। सबसे अजीज दोस्तों से कहते हुए भी आवाज़ में पसर आती है दयनीय हकलाहट। बेवजह दुनिया भर की बातें करता हूँ फोन पर, जब टूटने को होती है बात तब डर, संकोच और उम्मीद के साथ कांपते हुए पूछता हूँ, भाई कुछ मदद कर सकते हो, कुछ ज़रूरत आने पड़ी। विनम्रता से मना करता है बात कि उसकी अपनी दिक्कतें कुछ कम नहीं। कोई दूसरा कहता है कि इधर भी हाल बुरा ही है, अभी 1.25 लाख का तो मोबाइल ही लिया नया वर्जन आए हो गए थे 3 महीने। यूनो मिडिल क्लास के दिखावे मेंटेन तो कर नहीं पड़ता है। पर या तो बताओ कि कहाँ गुम हो, मिले नहीं बहुत दिन से, आओ कभी बैठते हैं, कम गलत करते हैं। कोई कह सकता है कटही ईमानदारी दिखाते हुए, वैसे हैं तो भाई, पर उधार के चक्कर में अच्छी खासी दोस्तियां तबाह होते देखी हैं, और तुम मुझे इतने प्यारे हो कि तुम्हें उधार देकर अपनी दोस्ती दांव पर नहीं लगा सकता। तुम्हें अब परिवार में किसी को बीमार जानने के बाद फोन उठाना बंद कर सकता है तुम्हारा कोई दोस्त। 2 बार उधार देने और 3 बार दारू पिलाने के बाद कोई हक से बोल सकता है तुम्हें मुक्त हो। कहा है न किसी ने कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, क्यों ही कोई बेवफा नहीं होता। तो माफ़ करता हूँ दोस्तों को उनकी मजबूरियों के साथ। अपने को कैसे माफ़ करूँ? अपने को कैसे माफ़ करूँ कि घर में किसी को इशारा तक न दिया, आते हुए बच्चों की तरफ नहीं देखा, उन्हें प्यार नहीं किया, नजरें नहीं मिलाई कि उनसे नजरें मिलाने के बाद बदला मुझसे होता रहा है न जाने कितनी बार। पत्नी जिसे बाहों में लेकर रब जगह किया हजारों बार, उसे छुआ तक नहीं आते थे। उसके छुअन में ही जिंदगी का रस है, और जिंदगी बहुत भारी हो रही थी। बहुत जतन किए कि बोझ हल्का हो, कुछ न हो सका मुझसे, जो कि आप ही या भी तो कितने दिनों बाद कर पाए। अभी पता नहीं होगा उन्हें कि क्या कर गुजरा हूँ मैं। पता चलेगा तो न जाने क्या करेंगे वे, पता चलेगा तो मुझे न जाने क्या कहेंगे वे, पता चलेगा तो मेरे बिना कैसे रहेंगे वे। कुछ भी पता नहीं मुझे, बस अंदाजे हैं, और भीतर ये मरी हुई कामना कि सब अंदाजे गलत साबित हो मेरी जिंदगी की तरह। अभी पता नहीं होगा उन्हें कि क्या कर गुजरा हूँ मैं।
अभी पता चलेगा तो न जाने क्या करेंगे वे, पता चलेगा तो मुझे न जाने क्या कहेंगे वे, पता चलेगा तो मेरे बिना कैसे रहेंगे वे, कुछ भी पता नहीं है मुझे, बस अंदाजे हैं और भीतर ये मरी हुई कामना की सब अंदाजे गलत साबित हों मेरी जिंदगी की तरफ। जिनकी वजह से जिंदा रहना था उनकी ही वजह से मरा भी। अकेला होता तो जिंदा रहता, भले भीख ही मांगता। जिते रहने के लिए कोई भी लानत मंजूर करता, 2-2 रुपए मांगते हुए मांगता जाता थोड़ा थोड़ा जीवन, भले ही वह घिसटता हुआ चलता पीछे पीछे। इसमें दुनिया भर की बदरंग परछाइयां हैं। भिखारियों ने अपनी बगल में सोते हुए देखा है हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद मजदूरों को। उन्होंने देखा है रिक्शे वालों को हाथ जोड़ते हुए कि मेरे रिक्शे पर बैठे हुजूर, अपने हाड़ गलाने और सीना जलाने का मौका मुझे ही नहीं। मजदूर नहीं बन पाया इतना मध्यवर्गीय उठाई, वरना आसान था मजदूर होना करना। मजदूर बन पाता तो किसी बिल्डिंग की खुदाई करते हुए गिर कर मरता, किसी ईंट के भट्टे पर काम करता हुआ आग में होता भस्म, किसी गटर में उतरता और बाहर नहीं आता, और आए किसी की कोई भी धारा बंद भी नहीं हो। एक ई रिक्शा चलाने वालों को भिखमंगे में बदल देता है। देशी दारू का एक पाउच अंदर खत्म कर देता है भिखारी और मजदूर के बीच। वह सबसे बड़ा मक्कार है जो किसी भिखारी को मेहनत करने की सीख देता है। उन्होंने देखा है रिक्शे वालों को रिक्शे पर बैठे बैठे मर जाते हैं, किसी इंसान को गटर में उतरते हुए और बाहर न निकलते हुए। तब भी जब कई बार उन्हें साथियों ने चीखते हुए निकाला है बाहर, एक ई रिक्शा चलाने वाले को भिखमंगे में बदल देता है। देशी दारू का एक पाउच अंदर खत्म कर देता है भिखारी और मजदूर के बीच। वह सबसे बड़ा मक्कार है जो किसी भिखारी को मेहनत करने की सीख देता है। उन्होंने देखा है रिक्शे वाले को रिक्शे पर बैठे बैठे मर जाते हुए, किसी इंसान को गटर में उतरते हुए और बाहर न निकलते हुए। तब भी जब कई बार उन्हें साथियों ने चीखते हुए निकाला है बाहर। प्रधानमंत्री के लिए 8,000 करोड़ का विमान खरीदने वाले अमीर देश के पास गटर की सफाई की मशीन खरीदने के पैसे। भिखारी को 5 रुपए का सिक्का चाहिए, रिक्शे वाले को 10-15 रुपए दे सकने वाली सवारी चाहिए, मजदूर को काम चाहिए भले गटर में ही खुदा दो, मुझे विश्व विजेता मूर्तियां, मीनारें और मंदिर चाहिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन और बुलेट ट्रेन चाहिए था, अनक और सनक वाला प्रधानमंत्री चाहिए। मैंने जिसे वोट दिया जीता वही, मैंने जिसे वोट दिया जीता वही। उसने जो भी किया मेरी सहमति से किया। मैंने भी जोर से नारा लगाया था जय श्री राम, मेरी सहमति से हुआ है मेरा काम। मैंने नोटबंदी पर उत्सव मनाया, मैंने कोरोना भगाने के लिए दिए जलाए, थालियां इस कदर पीटी की वह गई भंगार वाले के पास। वो सब कुछ किया जो मेरे प्यारे प्रधानमंत्री ने कहा। मुझे अच्छा लगता है उनका चमकता हुआ चेहरा। उन्होंने बार बार कहा है कि प्रधान सेवक हैं हमारे। मैं अपने मरने की सारी वजहें खुद ही खारिज कर रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनसे सेवा कराऊं अपनी, कि मेरी वजह से उन्हें करना पड़े दिन रात। ये अपराध लेकर किस लोग जाऊंगा, इसलिए मरने का फैसला किया है मैंने। बैंक में बचे हैं 17 रुपये 69 पैसे। ये पैसे जमा किए जाएं प्रधानमंत्री के निजी राहत कोष में। उन्हें राहत की कितनी जरूरत है कौन नहीं जानता। प्रयागराज में हूँ तो नैनी के आलिशान पुल से बेहतर जगह कहाँ मिलेगी मुझे। यह भी विकास ही है कि मरने के लिए उपलब्ध हैं ज़्यादा भव्य जगह। कूदते हुए संगम दर्शन किया है मैंने। मेरी लाश को बहते हुए संगम तक जाने दिया जाए कम से कम, वहीं रुककर अपने परिवार का इंतजार करूंगा मैं। आते ही होंगे वे भी पीछे पीछे। मरने की वजह निजी है कि सार्वजनिक मैं नहीं जानता। मैं तिल तिल कर मरा सा परिवार, ये निजी बात है या सार्वजनिक मैं नहीं जानता। ग्रहों की चाल बदलने के लिए अनुष्ठान भी किया मैंने। वह सब कुछ किया जो पंडित जी ने कहा, वह सब कुछ किया जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। फिर भी जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ मैं नहीं जानता। बावजूद इसके मैं देख रहा हूँ अपना यह फूला हुआ जिस्म कि मेरी भी एक माँ थी, प्रधानमंत्री जी की माँ की तरह। पत्नी से टूट कर प्यार किया था मैंने इसी जिस्म के साथ। इसी जिस्म के घोड़े पर सवार हुए थे मेरे बच्चे। उनका यह घोड़ा तैर रहा है पानी पर, यह देख कर उनके मन में कौन से ख्याल आए मैं नहीं जानता। मैंने कभी सोचा भी नहीं इसके बारे में। मैं नहीं जानता कि सब कुछ गलत क्यों होता गया। मेरे धंधे की बाट लगी, रोजगार नहीं मिला कोई। इसे वक्ती दिक्कत मानते हुए मैं बना रहा आशावादी।
सुने गुरुओं के प्रवचन, पढ़ी मैनेजमेंट की किताबें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को तरह तरह से दुरुस्त किया मैंने। जो बॉडी पड़ी हुई है यहाँ, उसे पहले देखा होता कभी। मैं नहीं जानता कि क्या जान लेता तो मैं पुल के ऊपर होता। मैं नहीं जानता कि क्या जान लेता तो मैं पुल के ऊपर होता। मैं नहीं जानता कि क्या गलती हुई मुझसे। सब तो वही कर रहे थे जो कुछ भी किया मैंने। भूखे रहे तो जय बोली, बीमार पड़े तो तिरंगा लगाया, उम्मीद के उड़ते हुए कालीन की सवारी की। जिन्होंने याद नहीं किया उनसे लड़ाई की, बात ही बंद कर दी। जो मैंने कहा वही बात सारी अखबारों ने कही, टीवी चैनलों पर वही सब कुछ देखा मैंने हमेशा। तमाम बड़े बड़े लोगों ने बार बार दोहराई ये बातें। फिर कहाँ कमी हुई मुझसे जो मैं यहाँ हूँ। सरकारी पुल से कूद कर आप क्या की है मैंने। घर वालों पर सरकार को बदनाम करने का केस तो नहीं चलेगा ना। बुलडोजर से ढा तो नहीं दिया जाएगा मेरे बच्चों का घर। मैं नहीं जानता। एक आदमी कितने तरीकों से मर सकता है? एक आदमी कितने तरीकों से मर सकता है? ये सवाल भी लोकतांत्रिक सवाल ही है। चयन का अधिकार तो संविधान भी देता है तरह तरह से। हमारे हक इससे भी साबित होते हैं कि मरने के कितने तरीके दिए हैं हमें सिस्टम ने। आज़ादी है कि नोटबंदी से मरे या कोरोना से मरे, साइंस की मदद से मरे या जादू टोना से मरे, धर्म के लिए मरे या विकास के लिए मरे, कि नक्सल होकर मरे या राष्ट्रवादी होकर मरे। मृत्यु शाश्वत है तो मरे और मुक्त करें सबको। आज़ादी है कि अग्निवीर बने और आग में जल मरे। आज़ादी है कि सीमा पर मरे या देश के भीतर मरे, गले में फांसी का फंदा डालकर मरे या सल्फास खाकर मरे, पड़ोसी के हाथों मरे या किसी हत्यारे के हाथों मरे, अपने धर्म वालों के हाथों मरे या विधर्मी के हाथों मरे, डरते हुए मरे या निडर होकर मरे, भूख से मरे या ज़्यादा खाकर मरे। मृत्यु सत्य है, उसे बदल सकता है आखिर कौन? राम भी मरे हैं, कृष्ण भी मरे ही हैं तलवे में तीर खाकर। तो ध्यान करें तलवे का, उसमें स्थापित करें अपना दिल, जय बोले हुजूर की और मरें जैसे भी मन करे मरने का। इतनी असीमित आज़ादी पहले कभी किसी को हासिल नहीं करती। आखिरकार मैंने चुनी अपने लिए आलिशान मीनार, जिस पर चढ़ा और आंख मूंद कर कूद गया नीचे, जिस पर हजारों को टांगा जा सकता है एक साथ, जिस पर किसी तरह चढ़ जाओ तो बादलों में पंक्चर कर दो, जिस पर मुझे दिखाई देते हैं विशालकाय चमगादड़, जो सूरज की रोशनी में सोते हुए न जाने कौन से सपने देखते हैं। रात में उन पर सेतु निगम की रंगीन रोशनी फेंकी जाती है। रोशनी की धुन पर मोहित चमगादड़ तरह तरह के करतब दिखाते हैं, जिन्हें देखना टैक्स फ्री कर दिया गया है। इधर के चमगादड़ खून नहीं पीते, मांस नहीं खाते। यह आध्यात्मिक शहर है, इस बात का उन्हें भी है ध्यान। इधर के चमगादड़ खून नहीं पीते, मांस नहीं खाते। यह आध्यात्मिक शहर है, इस बात का उन्हें भी है ध्यान। एक तरफ पंडे हैं, बीच में सेना, दूसरी तरफ शमशान। इस पर अपनी निगाहें टिकाए ये चमगादड़ भला क्या खाते होंगे, जानने के लिए इनका भोजन तक करने के लिए तैयार था। आज जब पुल से नीचे कूदा और जिंदगी से अमरबेल की तरह चिपके हुए आदतन हाथ पांव चलाने के बाद डूबा और डूब कर उतर आया, तो सबसे पहले सलीब पर टंगी हुई अपनी आंखों में देखा। उनमें एक अपरिचय का भाव भरा था। मैंने ही, मेरी आंखों ने मुझे पहचानने से मना किया और मैंने उन पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। पुल से कूदने पर नीचे तैरता हुआ दिखाई दिया अपना जिस्म। सड़क पर छितराए हुए देखने से बेहतर है ये, पानी में कूदने में एक उम्मीद भी छिपी रहती हो शायद, किसी कोने में कि बच जाऊं या बचा लिया जाऊं। हमारे भीतर मौजूद पानी हमें बचाने की कोशिश करता ही है। लहरों पर हवा के साथ तैरते हुए बहुत हल्का लग रहा था। न जाने कितने दिनों से जागता हुआ मैं सो ही गया होता अगर मेरे जैसे कुछ लोग मुझसे बतियाने ना आ गए। सब मरे हुए लोग हैं मेरी ही तरह डोलते हैं पानी की सतह पर हवा के साथ। एक भंवर का इंतजार है जो ले ले अपने भीतर और किसी और दुनिया में पटक दे। कुछ तो नया हो। अभी तो मरने के बाद भी बस मरे हुए लोगों की दास्तानें हैं और एक कशमकश है पसरी भीतर, किन्हें मरा हुआ ही मान लो तो जिंदा किसी को। शुक्रिया मेरी तरफ से। मरा हुआ मालूम कि जिंदा मनोज जी की कविताएं ऐसी है कि सुनने के बाद बस शांत हुआ जा सकता है। और पढ़ा कैसे?
कविताएं सुनते हुए लगा कि प्रेम में धोखा खाने और प्रेम में जान देने से भी ज़्यादा भयावह स्थितियां हमारे सामने हो सकती हैं। जब आर्थिक स्थिति खराब होती है तो शायद प्रेम की दुविधा, प्रेम के धोखे भी उससे कहीं बहुत पीछे छूट जाते हैं। जब जिंदगी में बन आती है और वो एक सलीब पे चढ़ जाती है तो फिर वो कैसी कैसी बातें होती हैं कि आपका पूरा वजूद हिल जाए। एक और इनकी कविता मैंने सदा निदा में पढ़ी थी, वो कविता भी पूरी जिंदगी की कविता है। जीवन का कोई आयाम छूटता नहीं है, सलीब में बहुत सारी बातें आई हैं और सलीब एक बहुत ही प्रभावशाली कविता है। हम लोग कविताओं पर बात करते हैं, वो कुछ बातें कविताओं पर होती हैं और शायद बहुत सारी बातें हम अपने आप से कह रहे होते हैं। हमारे भीतर जो चल रहा होता है उसको हम शेयर करते हैं, कुछ कवि से कहते हैं और कुछ आपस में एक दूसरे से कहते हैं। तो इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं सबसे पहले प्रकर्ष को ही कहती हूँ कि वो अपनी बात करें। एक तो पहले मनोज भाई को बधाई कि उन्होंने मेरा स्वीकार की और अपनी कविताएं सुनाई, और उससे ज़्यादा बधाई इस बात के लिए कि नफरत के दौर में उन्होंने प्रेम कविताएं सुनाई। इस दौर में नफरत ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से अपनी बात कह रही है, उसमें प्रेम की बात करना एक चुनौती से कम नहीं है। और वैसे भी प्रेम हर दौर में एक तरह की चुनौती रहा है और उसके साथ दुनिया भर की मुसीबतें आती हैं। लेकिन एक और बात जो मुझे अच्छी लगी मनोज जी की प्रेम कविताओं के संबंध में कि इसमें देह उस तरह से नहीं आया जिस तरह से आजकल आ रहा है। आजकल प्रेम कविताओं के नाम पे जो कुछ भी लिखा जा रहा है, अभी मैं कुछ दिन पहले कविता पढ़ रहा था किसी ऑनलाइन पोर्टल का जिसमें मैंने जिक्र किया, वो पढ़ते हुए मुझे लगा कि इसमें देह इतना ज़्यादा था कि मुझे लगा या तो मुझे कविता शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या मुझे माफ़ करेंगे लोग, मुझे हो सकता है दकियानुसी होने का भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर आए, लेकिन वो जज्ब करना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि कविता के रूप में वो इतना ज़्यादा देह है कि ठीक है उसे देह की कविता कहें, प्रेम की कविता ना कहें, लेकिन प्रेम उसमें कहीं बहुत पीछे छूट गया है, प्रेम कहीं है ही नहीं उसमें। तो उस तरह की कविताओं के बीच में ये जो आपने कविताएं सुनाई इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि ये वाकई इतनी अच्छी प्रेम कविताएं हमको सुनने को मिली। और आखिरी कविता जो सलीब वाली आपकी है, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त कविता है, जिसमें एक तो खुद सलीब अपने आप में इतना जीवंत प्रतीक है, और जो आपने बताया कि वो जो पुल का स्ट्रक्चर है वो भी वाकई सलीब के जैसा है और वहाँ से टूट के आत्महत्या करना बहुत ही जीवंत प्रतीक है। और उसमें जितने भी तरीके के जो बिंब हमारे सामने आए हैं वो वाकई हमारे भीतर कहीं उतर जाते हैं, और एक जो बेचैनी आपके अंदर है वो हम अपने अंदर जो सुनने वाला श्रोता या पाठक के अंदर वो किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है, वो बड़ी जीवंत तरीके से वो चीज़ आई है। जो कई पंक्तियाँ उसमें ऐसी समय याद नहीं है, वो एकदम से पहली बार सुन के कहना मुश्किल है, लेकिन वो ऐसी पंक्तियाँ हैं कि वो नारे की तरह उनको प्रयोग किया जा सकता है। जब यहाँ आपने ख़त्म किया है, यहाँ समाप्त हुई कविता, वही अपने आप में बड़ा ही सशक्त एक पूरा क्या कहें, बहुत ही सशक्त पंक्तियाँ हैं वो जो यहाँ से आपने बहुत ज़्यादा तो अभी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन जो सुना उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपकी। धन्यवाद प्रकाश। हमारे बीच में डॉक्टर अमरजीत जी हैं, उनसे भी निवेदन है कि कुछ अपनी राय रखिए। सबसे पहले थोड़ा आप आगे आ जाइए। ठीक है जरा सब लोग बैठ नहीं खड़ा होकर बोलेंगे अच्छा लगेगा।
आप सब वरिष्ठ हैं, बैठ कर बोलना। दरअसल सबसे पहले तो मनोज सर को मैं बधाई दूंगा कि आज पहली बार जो है कि इनका मैं कविता पाठ सुन रहा हूँ। दरअसल इसके पहले जो मैडम ने कहा कि इसके पहले मैडम ने कहा कि अभी तक हम लोग यही जानते थे कि कहानियाँ लिखते हैं, और बड़ा अच्छा लगा। दूसरी बात ये है कि जो इनकी प्रेम परक कविताएं हैं, जब मैं सुन रहा था लगभग 17 कविताएं इन्होंने पढ़ी, तो इन 17 कविताओं में ज़्यादातर कविताएं प्रेम पर आधारित थी। मैं मध्यकाल को याद कर रहा था। मैं जायसी की तरफ चला गया कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठ। इस धरती पर मनुष्य का प्रेम है जो स्वर्ग के समान है। हमारे बीच वरिष्ठ कवि बसंत त्रिपाठी सर भी बैठे हैं। पहले में इनकी कविताएं आई थी और बहुत बेहद पसंद आई मुझे कविताएं, और मैं तब सर को नहीं जानता था, और मैंने उस पर एक समीक्षा भी लिखी और बहुत मन से लिखी। सर की भी कविताएं प्रेम पर आधारित हैं, बहुत गहरे स्तर तक जाती हैं। निराला ने भी प्रेम पर लिखा और उन्होंने कहा कि प्रेम सदा ही तुम असूत्र हो क्रूर के हीरे कहा। अज्ञे ने प्रेम पर जो लिखा वह यज्ञ का चरण बताया। और केदारनाथ अग्रवाल को पढ़ते हुए तो पूरा का पूरा कविता संग्रह हो रहा है। हे मेरी तुमने प्रेम पर ही आधारित है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कवि प्रेम में अपने समय को, अपनी परिस्थितियों को, अपने परिवेश को, इन सारी चीज़ों को समेटता है, याद करता है। मनोज जी ने अपने प्रेम परक कविताओं में इन सबको याद किया है, सबको समेटा है। और सलीब पर जो कविता उन्होंने पढ़ी वो बेहद संवेदनशील कविता और लंबी कविता है। मैं इन्हीं के साथ मैं इनको पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इस तरह से आगे भी और कविताएं हम लोग सुने। और हमारे बीच युवा साथी कवि मौजूद हैं, लक्ष्मण गुप्त जी, उनसे भी अनुरोध है कि वो अपनी बात रखें। हाँ, कुर्सियाँ आ जाएगी। तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा। पहले तो मैं देर से आया, इसके लिए क्षमा। केस लोहार कुछ बोलना था। मैं आया तो उसमें ट्रेन वाली कविता का पाठ था, शुरू कर रहे थे, और सलीब प्यार करता हुआ कोई यह संग्रह पूरा पढ़ा हुआ है, इसलिए कविताएँ दिमाग में है। पहली बार मेरा परिचय तब हुआ इनकी कविताओं से, यह देख करके मैं अवाक रह गया जब हंस में ये कविता पढ़ी, और उसमें बीच में कैप्शन भी है कि बसंत त्रिपाठी के लिए। तो ये जिसका जिक्र आज आपने शायद नहीं किया पढ़ने से पहले, तो इनके नाम ये कविता थी। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, मैंने मैसेज भी किया कि ये एक सामान्य सी कविता नहीं, अमूल कविताएँ जिस तरह से बनती है हमारे दौर में, जिस तरह से लिखी जा रही है, पहले बहुत कम, ऐसा नहीं कि लोगों ने अपनी स्थिति या अपने संकट या अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं किया है। और जिस तरह से ये फूल इसमें आया है, और उसके बाद जैसे याद किया जा रहा है कि अगर एक भी कोई ऐसा कारण होता जिससे मैं बच सकता था, इस तरह से कैसे कवि घिर गया है अपने चारों तरफ से, और उसके पास कुछ भी नहीं है, और उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आती चली जाती हैं, सिलसिलेवार ढंग से आती हैं। तो वही दूसरी तरफ जब प्यार करता हुआ कोई एक संग्रह है, उसमें भी जो कविताएं आती हैं, और मुझे अगर ठीक याद है, बहुत ज़्यादा तो बसंत सर की तरह नहीं पढ़ता है, लेकिन पवन करण का जो संग्रह आया था प्रेम कविताओं का, इसके 2 हिस्से थे। हाँ नहीं, हाँ पवन करण का, उसके 2 हिस्से थे। एक हिस्से में तो वैसी कविताएं थी जो बिल्कुल सहयोग के साथ आती है, और दूसरे हिस्से में वो कविताएं आती है जब योग के साथ आती है, और जिसमें स्मृतियाँ हैं। और ये सारी कविताएं
आपके संग्रह की जो हैं वो ज़्यादातर कविता ऐसी हैं जिसमें जो छूट गया है, जो चला गया है, उसकी स्मृति बहुत ज़्यादा है, उसे याद किया जा रहा है। और ऐसा भी नहीं कि उसके प्रति कोई बहुत रोष है या आवेश है। तो प्रेम का जो एक उदात्तीकरण है वो दिखाई पड़ता है उन कविताओं में। सलीब पर आदमी, जो सलीब वाली कविता है उसमें जीवन की त्रासदी है, और एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में जो कुछ होना चाहिए था या जो हो सकता था वहाँ न पहुँच पाने की, न हो पाने की भी एक है, और वो पूरी अपनी परेशानी जो है कविता को निकल करके आती है। कह सकते हैं कि एक जो बिल्कुल ही साधारण और एक निम्न मध्य वर्ग का कोई चरित्र जो संघर्ष कर रहा हो, हमें से ज़्यादातर लोगों ने वो संघर्ष किया ही होगा अपनी शुरुआती दौर में, अब भी कर रहे हैं, आप लगातार कर रहे हैं, इसलिए आप इस समय भी उसके बहुत निकट हैं। और अगर व्यापक तौर पर देखें तो लगेगा कि हाँ, जीवन बहुत कुछ ऐसा ही है, वो बिल्कुल इतना वाइबी और सब कुछ इतना रूमानी और इतना खूबसूरत नहीं है कि जिसमें आसानी से सर्वाइव किया जाए और आसानी से जो है प्रेम को बिल्कुल एकदम रोमांटिक होकर के जी लिया जाए। फिलहाल इतना ही, शुक्रिया। धन्यवाद लक्ष्मण जी। और अब निवेदन है बसंत त्रिपाठी जी से। बसंत जी बहुत मित्र भी हैं मनोज जी के और उनके कविताओं के और लेखन के पाठक भी। तो क्या है? पात्र नहीं, नहीं, उन्हें समर्पित थी जो है कविता, जो सब में ये रह गए तो, लेकिन किसी की वो नॉमिनी बना दिया। हाँ, मुझे यकीन है कि इस कविता का मैं पात्र नहीं हूँ। मेरा मतलब ये ऑब्जेक्ट है, आपको नहीं, समर्पित है तो इसलिए मैं, मनोज भाई ने एक कवि घटना का जिक्र किया। 2004 में कथादेश में इनकी कविताएं छपी और उसी साल वागर्थ में कहानी छपी। तो एक बड़ी साहित्यिक दुर्घटना है, क्योंकि एक तरफ कि कविताएं भी उसी साल छपी और कहानी भी उसी साल छपी, तो हरिनारायण जी में ये क्षमता नहीं थी कि मनोज जी को उड़ा के ले गए होते तो कवि होते। रविंद्र कालिया के भीतर एक क्षमता थी कि मनोज भाई को उड़ा के ले गए तो कहानीकार के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन कविताएं उनसे छूटी नहीं, इसका तो मैं गवाह हूँ। लंबा समय नागपुर में हम लोगों ने नागपुर वर्धा के बीच आवाजाही में गुजारा है और यहाँ भी इलाहाबाद में रहते थे। दरअसल मनोज भाई ने आज इतने दो बिल्कुल अलग अलग मूड की कविताएं सुनाई हैं कि इस जगह खड़े होकर के बात करें तो थोड़ी सी मुश्किल है। लक्ष्मण जी ने सही कहा कि जो उनकी प्रेम कविताएं हैं, वो कह रहे हैं कि इसके बाद और प्रेम कविताओं का एक और किताब आएगी, दूसरे तरह की होगी, नहीं सॉरी, राजनीतिक कविताओं की आएगी। तो जाहिर तौर पर ये कविताएं, इन कविताओं में स्मृति है, एक प्रेम छूट चुका है और स्मृति है, लेकिन इसमें झुंझलाहट उस तरह से नहीं है। अमूमन ऐसा होता है, आप देखिए, इसलिए मैं इन कविताओं को मैं दूसरे तरह से इम्पोर्टेंट मानता हूँ कि इधर चल करके प्रेम की विफलता का जो ट्रेंड सेट हुआ है कि जिसमें मार देना, हत्या कर देना और बहुत क्रूर तरीके से हत्या कर देना, कोई भी स्त्री या पुरुष दोनों है, तो यह अपने प्रेम को पाने के लिए, किसी प्रेमिका है तो अपने प्रेमी को पाने के लिए किसी के माध्यम से मर्डर करवाना, ये बहुत आम है। और हर तीसरे चौथे दिन के अखबार में जो हत्याएं हो रही है उसमें से हत्या का 25% मामला जो है इस तरह के रिलेशंस में हत्याएं हो रही। तो ऐसे में मनोज की कविताएं ऊपरी तौर पर बहुत रोमांटिक लगती है, लेकिन है वो रोमांटिक नहीं। मुझे नहीं लगता है कि बहुत इस तरह की कविताओं के लिए शर्मिंदा होने जैसे भाव है कि बहुत रोमांटिक वो बिल्कुल भी नहीं है। एक बिल्कुल आइडियोलॉजिकल अप्रोच है उसका कि एक तरफ प्रेम यह है कि जिसके न होने पर किसी को हत्या कर देने को समाज भी वैध ठहरा रहा है। एक ऐसी स्थिति में हम आ गए। तो ऐसे में एक व्यक्ति अपने छूटे हुए प्रेम को बहुत इमोशनली, बहुत भावनात्मक रूप में याद कर रहा है। तो अपने आप में मुझे लगता है कि ये बहुत एक पक्षधर कविता है। तो इसीलिए इन कविताओं को मैं दूसरे एंगल से पढ़ता हूँ। और दूसरा, जाहिर तौर पर मनुष्य
जीवन में होता ही है कि एक लगाव होता है और लगाव छूटता है, फिर मतलब जीवन है तो इस तरह से चीज़ें चलती रहती है। लेकिन उस लगाव को इतने सम्मान के साथ याद करना, ये कि वह बेवफा थी या उसने छोड़कर चली गई, इस तरह का कोई हो, बल्कि जो अंत में लंबी कविता सुन रहा है कि वो जो कील जूते में जो कील है वो दोनों को जोड़ता है एक दूसरे से। ये बहुत सेंसिटिव कविता है मनोज की, प्यार करते हुए भी वो जीवन को देख रहा है और मतलब प्यार छूट गया है, स्मृति में भी वह जीवन की ऊर्जा वैसी ही है जैसा उसने जिया था। तो जिए हुए जीवन को या जिए हुए जीवन को स्मृति में फिर से उतने ही जीवन तरीके से ले आना, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। और है ये संग्रह को मैंने भी पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा है कि मनोज भाई की कई सारी कविताओं को मैं पहला पाठक या पहला श्रोता भी रहा हूँ, तो इसलिए ये पूरा संग्रह जो है वो कायदे से एक ही कविता है, उसके बहुत सारे शेड्स हैं। अंतिमारा छोड़ के तो एक ही कविता के बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे मोड हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को ही लगभग किसी एक व्यक्ति को ही संबोधित करते हुए लिखा गया। तो इतने सारे शेड्स को स्मृति में भी वो तमाम शेड्स को याद करके फिर उसको एक संरचना का रूप देना, तो जाहिर तौर पर ये लंबे समय से चलता रहा होगा और संजोग से इकट्ठा एक कलेवर में आ गए। तो इसके लिए, इस किताब के लिए तो, और ऐसे समय में जब प्रेम के तमाम विकृतीकरण होंगे, देह मेरे लिए मुद्दा नहीं है, देह में भी प्रेम के तत्व होते, इधर चल करके तो है ही, तो वो बड़ा मुद्दा मेरा नहीं है, बशर्ते कि उसमें भूषण हो। तो मनोज भाई की इन कविताओं में है ही, और एक ही कविता के कई खंड है, इसके लिए तो मैं उनको बधाई देता हूँ। बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ा जाना चाहिए। दूसरी वाली जो लंबी कविता भी मैंने जो हंस वाली कविता पढ़ी, उस पर थोड़ा सा मतलब बोलना बहुत दर्दनाक जैसा है, क्योंकि शुरू में कविता ऐसा लगता है कि बहुत निजी जीवन की छटपटाहट से, कि असफल हो गया, उधार मांग रहा है, दे नहीं रहा है, फिर बेवाह उनको माफ़ किया इस तरह के साथ कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन जैसे वो कविता वहाँ से निकल करके आगे बढ़ती है तो अचानक से उसका फलक पड़ जाता है कि यह जो हमारे समय में एक ईमानदार व्यक्ति का असफल हो जाना, ये बहुत व्यक्तिगत नहीं है, उसके बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक मायने हैं, वहाँ पर ले जाकर के और उसमें फिर हमारा जो सिनेरियो या पॉलिटिकल सिनेरियो कि सब कुछ वो किया, वो ऐसा भी नहीं है कि अपने जीवन को जीने के लिए कोई विकल्प, अच्छे बुरे विकल्प की तलाश नहीं की, या बहुत ईमानदार होने की अकड़ में उन सारी चीज़ों को नहीं किया, ऐसा भी नहीं। वो सारे काम वो किए, लेकिन बावजूद उसके कि उस व्यक्ति की एक जो क्रूर किस्म की, एक बेईमान किस्म की बार्गेनिंग कैपेसिटी उसमें नहीं थी, इसलिए वो व्यक्ति असफल। तो कहीं ना कहीं मनोज भाई ये सेट करते हैं कि आपके भीतर यदि बार्गेनिंग कैपेसिटी है और अपने आप को प्रोजेक्ट करने की क्षमता है, तो फिर आप सफल हैं। तो आगे चल करके एक नागरिक हताशा की कविता में जाती है। रामदास कविता मुझे याद आने लगी अचानक से, हंसो हंसो जल्दी कविता रघुवीर साहे की याद, ऐसे बहुत सारी कविताएं याद आती हैं। तो इस कविता को, चूँकि लंबी कविता है, कहने हाँ जो कहते हैं बिल्कुल, उसमें वो आज याद आने लगी। लास्ट में फैंटेसी जैसे भी इस कविता में चमगादड़ वगैरह का जो पूरा रूप भी है। तो ये कविता आसान तो नहीं थी इस मूड के साथ, क्योंकि डेथ विश बहुत खतरनाक होता है। इस कविता में उसके पहले भी वो जान रहा है कि मरने जा रहा है, तो बच्चों से नज़र नहीं मिला, एक बिंब आता है, पत्नी को छू नहीं रहा है ना, ये वहाँ पर भी पत्नी को छू नहीं रहा है, ये सब कुछ है। तो जाहिर तौर पर ये डेथ विश को बना करके एक लंबी कविता रखना बहुत मुश्किल बात है, और मनोज को इस कविता के लिए बधाई भी देता हूँ, और बड़ी महत्वपूर्ण कविता उन्होंने लिखी। और इसका तो मैं गारंटी के साथ कि कई बार का मैं पाठक रहा हूँ, पहला पाठक में रहा हूँ, फिर मैंने सुनी भी है, मेरा ख्याल है 2 बार लोगों ने बैठ के में सुनी है इसको। तो बधाई भाई, अब कवि रूप को करके मुझे लगता है कि अब लगातार कविताएं लिखेंगे, और जो हमारे समय में कुछ कहानीकार और कवि उदय प्रकाश जैसा कुछ मामला नहीं होगा कि कोई चीज़ नहीं छूटेगी, मुझे लगता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनका दूसरा संग्रह भी हम लोग नहीं लिखेंगे और कविताएँ लगातार बढ़ती रहेंगी। बहुत बहुत बधाई। आजकल कवि लोग चित्रकार भी हो रहे हैं, और वो चित्रकारिता में भी मतलब बहुत अच्छे चित्र बना रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि तमाम नामी कवि चित्रों में, पेंटिंग में
हाथ आजमा रहे हैं? कोई रहा है, शमशेर को याद कीजिए, नरेंद्र जैन है, राजेश जोशी खुद है, ये सब तो सीखे हुए, ट्रेनिंग लिए हुए गए। तो मनोज जी की कविताओं पर मैं भी कुछ कहना चाहूँगी। वो ये कि मतलब मुझे भी पहले यही भ्रम था कि मनोज जी कविताएं बहुत बाद में लिखना शुरू किया है, लेकिन जब मैंने इनसे पहली बार कहा था कि कविता पाठ सुनना है, तब मुझे लगा मनोज ने पहली बार कविताएं लिखी हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे खोजते खाजते हम खुद ही उन जगहों पर पहुंच गए जहां से पता लगा कि मनोज ने जब कहानी लिखना शुरू किया उसके भी पहले कविता लिखना शुरू कर दिया था, बस वो सुनाया नहीं था। तो इनका कवि रूप हम लोगों के लिए नया है और ये इत्तेफाक है और हम सबके लिए ये सुखद संयोग है कि ये मनोज जी का पहला कविता पाठ है जिसके हम लोग साक्षी हो रहे हैं। और मनोज जी के मुँह से उनकी कविताएं सुनना, एक कवि से खुद उनकी कविताएं पास रखकर सुनना, वो एक अलग ही अनुभव होता है और उस अनुभव की पहली बार हम लोग साक्षी हो रहे हैं। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। और कविताओं पर बात बसंत जी ने काफ़ी विस्तार से कही, लक्ष्मण जी ने कही, अमर जी ने कही, मैं सहमत हूँ इन सब बातों से। इतने सारे शेड्स होते हैं ज़िंदगी के और वो कैसे आपको भीतर तक छूते हैं और कैसे कागज़ पर उतरते चले आते हैं। मुझे लगता है कि जब आप अपने भीतर जितना ज़्यादा हलचलों से भरे होते हैं, ज़िंदगी में जितना ज़्यादा अनुभव लिए होते हैं और ख़ास करके वो अनुभव अगर विवशता के ज़्यादा अनुभव होते हैं, ख़ास करके अगर आप सक्षम हैं बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो शायद आप अच्छी कविता ना लिख पाएंगे। समृद्ध हैं, हर पक्ष आपका संतुष्ट है तो अच्छी कविता नाट्य वर्ग से शायद इसीलिए नहीं आ पाती है। अगर वहाँ से आती भी है तो प्रकृति का चित्रण भर होता है वहाँ पर, या थोड़ा बहुत प्रेम में अगर उथल पुथल, क्योंकि वहाँ पर तो ये भी संभावना है कि जहाँ प्रेम किया वो भी मिल ही जाएगा। तो इस तरह की कविताएं जो दिल को छूती हो, बहुत मार्मिक हो, वहाँ से ना के बराबर आती हैं, कभी कहीं से आ गई। जैसे अब या तो टैगोर की तरह कोई हो जो इतने ऊंची जगह पर जन्म लेकर के भी पूरी प्रकृति से इस तरह जुड़ जाए, अपने लोगों से इस तरह जुड़ जाए और वो उदार उन चीज़ों को रख दे, सामान्यतः इस तरह का देखने को कम मिलता है। तो जीवन से वो कविताएं आती हैं और तब वो भीतर तक छूती हैं। सलीब कविता बहुत ही मार्मिक है और उसको पढ़ना एक पीड़ा से, यंत्रणा से गुजरने जैसा है। उसको सुनने के बाद में एकदम अंदर एकदम शांति हो जाती है, आप भीतर चले जाते हैं, सोचने लगते हैं सब क्या हो रहा है, हम किस दुनिया में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कैसे जीवन सही होगा, कैसे कहाँ से हस्तक्षेप इसमें करें। जैसा ये हो ही रहा है कि सारे रास्ते एक समय ऐसा आता है जब सारे रास्ते बहुत कठिन नज़र आते हैं और हम इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ें ये समझ में नहीं आता। ऐसी स्थिति में जब कविता इन बातों को कहती है तो कम से कम एक अपनापे की ये फीलिंग तो होती है कि ऐसा सोचने वाले हम अकेले नहीं हैं, इस दुविधा से गुजरने वाले हम अकेले नहीं हैं, हमारी पीड़ा को कहीं स्वर मिल रहा है। और जब इस तरह से बातें कही जाती हैं तो वो हम सबकी सामूहिक अभिव्यक्ति होती है, हम में से बहुत सारे लोग इस तरह से नहीं कह पाते। वो बात मनोज की कविता कहती है। मनोज ने एक कविता जो नहीं पढ़ी, मैं उसका भी जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। आपको मौका लगे तो सदा नीरा पर जाकर जरूर पढ़िएगा। सदा नीरा पर जो कविता है वो भी आपको बांध लेती है, लंबी कविता है, पहले वाक्य से लेकर और अंतिम वाक्य तक वो कविता छूटती ही नहीं है। और जब वो कविता ख़त्म होती है तो आपका हृदय कहीं वहीं छूट जाता है उस कविता के साथ में ही। उसमें भी ज़िंदगी के बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे गहरे शेड्स हैं, काले रंग हैं, जो जिनसे हम सब कभी न कभी जूझे हैं, गुजरे हैं। बहुत अच्छे से उन सबको इन्होंने पिरोया है और उन सबके बीच में रखा है। कविताओं ने आज बहुत समृद्ध किया, ज़िंदगी को इस तरह से भी देखने का एक नज़रिया दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं निवेदन करूँगी अजामिल साहब से कि एक्चुअली सीनियर लोगों का नंबर थोड़ा सा बढ़ा और माफ़ी के साथ में अजामिल मनोज जी के बारे में मुझे यही पता था कि आगे लिखते एक आध कहानी मैंने पढ़ी भी, लेकिन यहाँ आकर के मुझे मालूम है कि आप कविताएँ लिखते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि कविता ऐसा जूता होती है जिसको पहन कर आप दबे पाँव किसी भी विधा में प्रवेश कर सकते हैं। आराम से आप कहीं भी चले जाइए, कहानी में घुस जाइए और कन्या
आपकी कहानियों में मुझे कविता मिलती है, और पहली बार मुझे लगा कि आपकी कविताओं में कहानियाँ हैं। हर कविता आपकी एक अलग कहानी कहती है। केवल उत्तर को ही पढ़ लिया जाए तो एक कहानी वहाँ से झांकती हुई नजर आती है कि ये है यहाँ पर। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आपने कर दिखाया इसको, ये हो गया। अभी प्रकर्ष ने कहा था कि नफरत के दौर में प्रेम कविता बहुत जरूरी है। नफरत के दौर में ही प्रेम कविता बहुत जरूरी है। प्रेम के दौर में क्या जरूरत है कविता लिखने की? जो जितना ज़्यादा नफरत कर रहा है उसके भीतर उतनी ही ज़्यादा प्रेम कविता है। वो व्यक्त करना चाहता है, व्यक्त नहीं कर रहा है। इसलिए नफरत के दौर में और दुख के दौर में अच्छी कविताएं लिखी गई। ये प्रेम कविताएं आपकी अनुभूतियों से निकल करके आई हैं, आपके अनुभवों से निकल करके आई हैं, जो आपने जिया है उससे निकल करके आई हैं। इसका आभास हमें पता चलता है। बीच बीच में आपके प्रतीक बड़े सुंदर हैं और भाषा आपकी अत्यंत सरल, अत्यंत सहज है। बहुत अच्छा लगता है उसको पढ़ते समय। हाँ, आपकी जो लंबी वाली कविता थी उसमें कहा था वो थका देने वाली है। कई बार में लेट कर, उठ कर, बैठ कर, तकिया लगा कर, फिर लेट कर, फिर उठ कर, थोड़ा मूवी देख कर पढ़ा जा सकता है, लेकिन वो एक बार में पढ़ना मुझे लगता है कि संभव नहीं, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जिसकी समझ में आ गई वो कविता, फिर वो यही कहेगा कि ये नंबर 1 कविता, बहुत अच्छी कविता है। ये बात वो जरूर कहेगा कि हमने बहुत अच्छी कविता सुनी आपसे। लेकिन मुझे लगता है कि श्रोताओं को की और पाठकों की जो कमी होती जा रही है, उसके बीच में इस तरह का प्रयोग बहुत ज़्यादा न हो तो अच्छा है। ढंग से ही इस तरह का प्रयोग कर सकता है कि आपको इतने सारे पेजेस उसने दे दिए छापने के लिए, 2 छाप, और आपकी क्रेडिट बनी हुई थी कहानियों से, तो यह यहाँ पर आसान हो गया। ढंग से छपना इसलिए भी आसान हो गया कि आपकी क्रेडिट बनी हुई है कहानियों से, छाप दिया। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि उस आदमी ने इसको कहानी समझ के छापा है या कविता समझ के छापा है। यही मुझे संदेह होता है बीच में, संपादक जी ने क्या सोचा। बहरहाल कुछ भी समझ के छापा, ज़रूरी चीज़ थी, अच्छा किया, बढ़िया से बढ़िया रचना हमारे साथ इसी बहाने आ गई। आपकी इतनी सुंदर कविताओं के लिए मैं ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना करता हूँ कि इसको समीक्षक और आलोचकों से जरूर बचाइए, वरना ये पूरा सोच खराब कर देगी। ये कविताएं बिल्कुल किसी काम के लिए रह जाएंगी, इनके हाथ में पड़ने पाएंगे। समीक्षक और आलोचक इन्होंने कविता का बहुत अहित किया है, बहुत ज़्यादा अहित किया है। जो सहजता से पहुंच जाती कविता किसी पाठक के पास, उसको इतना उलझा दिया, इतना महान बना दिया कि वो नष्ट हो गया। बहुत से कवि नष्ट हो गए, उसको नष्ट करने वाले जो हैं ये समीक्षक और आलोचक हैं। तो आप अपनी कविता को इनसे बचाइएगा, ऐसे ही जगह पर आप सुना दीजिएगा, हम लोगों को आनंद आएगा। ये बढ़िया है ना। आप सरलता सहजता यही बना कर रखिए। मुझे अभी तक तो आपने सिद्ध कर दिया है कि आप बहुत अच्छे कवि हैं, और आगे मुझे आपसे उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छी कविताएँ आपकी आएंगी, और प्रेम कविताएँ ज़रूर लिखिए, क्योंकि आज इसकी पहले कभी इतनी ज़रूरत नहीं रही जितनी आज ज़रूरत है। आप इसको लिखते हैं। आनंद मालवीय जी, रश्मि जी, जैसे नहीं कर पाया, और कविता सुनने के बाद मैंने अपने कान को 3 बार तो इतने बड़ा ज्ञान मुझे इतनी अच्छी कविता बचपन कहानी मुझे अपने ज्ञान को खुद से मिली। अभी तीसरा मौका है इसी महीने में कविता के 3 सत्र। एक तो रूपम की कविता
उसके बाद दो कवि भी गए। दो कवियों का हमारे घर पे ही पाठ कराया, मैं एक हुआ। उसके बाद ये मनोज की कविता। इससे भी ये मनोज एक अलग तरह की कवि, जैसे कि अलग तरह की। बाकी जो अभी युवा कवियों का सुना था, तो उनकी कविताओं में और मनोज की कविताओं में मैं पूरी संजीदगी के साथ, पूरे गंभीरता के साथ बात कर रही हूँ कि जमीन आसमान बड़ा कृष्णाकार वो होता है जो खुद अपने को ही तोड़ता है, अपने कहे को ही वो रिजेक्ट करता है, अपनी कही बात को ही, वो बड़ा रचनाकार होता है, क्योंकि वो तभी नई बात वो अपने में ही द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में चलता है। और मनोज के कई कविताएं खास तौर से जिनमें प्रेम कविताएं, पहली बार प्रेम कविता इतने अपने पूरे संस्थाओं में, पूरे अपने कंप्लीटनेस में प्रेम कविताएं से प्रेम करें, और उसमें देह राग जो है वो नहीं हमको मतलब ये तक आया कि मैं बहुत या बहुत बड़ी बात है। पहली बार प्रेम कविताओं का हिंदी में भक्ति काल, वो प्रेम कविताओं का एक सबसे बड़ा होता है। और शायद उसी के बरक्स अगर ये कविता लिखते हैं तो वो प्रेम कविताओं का समय जैसे वापस आ गया है। तो हम लोग समय की कविताएं हम लोग उसमें जो कवि लिखते थे, उसमें पॉलिटिकल करेक्टनेस पे इतना ज़्यादा जोर दिया गया, इतना ज़्यादा जोर दिया कि कविता एकदम पॉलिटिकल होती गई और कविता पर उसमें से खत्म होता गया। प्रेम पे, प्रकृति पे और इन सब चीज़ों की कविताएं लिखना एकदम पाप माना जाता है, उसको एकदम निषिद्ध। मेरे लिए बड़े खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वो चीज़ें वापस आ गई। और ये पॉलिटिकल करेक्टनेस, मैं पॉलिटिकल करेक्टनेस का विरोधी नहीं हूँ, मैं भी बाकायदा पॉलिटिक्स होनी चाहिए साहित्य में, लेकिन जैसा कि विकास कहता है कि डर्टी सोशलाइजेशन, वल्गर सोशलाइजेशन ऑफ टीचर, डर्टी सोशलाइजेशन ऑफ टीचर नहीं होना चाहिए। यह मनोज ने अपनी कविताओं के साथ द्वारा ये एकदम सिद्ध किया कि साहित्य जो है साहित्य ही रहना चाहिए। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल या पॉलिटिकल करेक्ट होनी चाहिए। पॉलिटिकल करेक्टनेस का मतलब क्या है कि हम गरीब मजदूर के साथ खड़े हो, लेकिन पॉलिटिकल करेक्टनेस मतलब ये नहीं कि हम नारे लगा रहे। यह समझ जो है, यह मनोज को, जो कि पहले में 2-3 कवियों जिनके अंदर नाम दिए वो भी इतनी करेक्टनेस नहीं है जितनी कि मनोज के टाइम है। देखिए, कोई भी विधा होती है, इसमें 2 चीज़ें होती है, तो पॉलिटिकल करेक्टनेस होती है और विधा की। जैसे कविता है तो कवितापन है कि नहीं है, तो कविता के रूप में करेक्ट है नहीं, और फिर इनकी कविताओं में दोनों बातें पॉलिटिकली करेक्ट होती है वो, और पोलिटिकली भी करेक्ट है। मतलब जो एक जार्गन से, नारे से, इससे उन्होंने कविता पूछा किया तो संगठन से जुड़े भी हुए, लेकिन इतने करेक्टनेस के साथ इतने साधा इन्होंने कविता और इतने कायदे से कविता को पॉलिटिक्स से हटाते हैं, और वे भी उसमें पॉलिटिक्स ये तो खासतौर से सही बात करेगा। तो तब मैं तो बड़ी देर तक इस कविता में जज्ब करता हूँ। मैं भी तुरंत बोलने की में नहीं था, लेकिन वो कविता को फिर से पढ़ा जाना चाहिए, बार बार पढ़ा जाना चाहिए, तो फिर उसके जो मीनिंग्स हैं वो जो है उसके अर्थ बहुत बहुलार्थ वाली कविता है, उसके अर्थ बहुत, वो एक प्रेम कविता
ही नहीं, वो प्रेम से वो एक मतलब प्रेम में धोखा खाया या जीवन से डूबे हुए या एक जीवन से तरफ से ताया हुआ आदमी की कविता नहीं है। इसमें जीवन की घबराहट जीवन की घबराहट और जीवन का मतलब एक तरह से नष्ट होते जाना पूरे समाज का, पूरी दुनिया का एक साथ उसमें आता है कि किस तरह से हम धीरे धीरे डे बाई डे बाई आवर टू आवर कैसे रॉटन होते जा रहे हैं। यह जो है ये बहुत भयानक रूप से पर दिखाया गया है और बड़े धैर्य के साथ बड़ी इसके साथ जो है दिखाया गया है, बड़े साहित्यिकी के साथ और बड़े धैर्य के साथ दिखाया है कैसे वो व्यक्तिगत से और समिष्ट विकलता होती है, व्यस्त से समिष्ट विकलता हो जाती है। यह जो है मुझे लगता है एक तर्क के साथ एक बड़ी से एक भीम से जोशी का जो है पूरा राग सुनता है कैसे वो धीरे 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 वो हालात करते हुए पूरे राग का पूरे कविता गजब है। और मैंने जैसे कहा कि अपने करेक्ट किया और अपने गान भी बैठे खैर, और बस एक बात हमें मनोज जी से कहना है और वो थोड़ा सा हल्की बात भी है, हो सकता है कि आप लोग सजेशन है वो अरुण कमल ने भी बात कहा, वही हम आपको दिखाना चाहते थे। उन्होंने कहा है कि छंद छोड़कर कविता हाँ भाई, तो वो जो है तो इसको है वो ये है छंद छोड़ने से हिंदी कविता खाते हुए। दूसरा उन्होंने दूसरी बात कही है, छंद लिखने का अर्थ है संयुक्त परिवार में सैकड़ों हजारों वर्षों की पुश्तैनी परंपरा में एक ही आंगन में रहना, लेकिन छंद लिखने पर घर से कोई कम नहीं हो जाता। जिस तरह पैतृक संपत्ति को उत्तराधिकार में पाकर कोई उद्यमी नहीं हो जाता है, जो उद्यम से अपने पसीने और रक्त से हासिल होता है, अर्जन वही है। ये इस बात को थोड़ा सा, क्योंकि बहुत दिनों से यह बात चल रही है, नागार्जुन जी भी कहते थे कि मैं जब छंद मुक्त कविताएँ आप लिखिए तो अच्छी बात है। 5-6 जब छंद मुक्ति थी, एक छंद मुक्ति छंद से ज्ञान ना, ये ना हो कि लगे कि आपको छंद कौन हमारे हम्बल सजेशन है, क्योंकि एक बड़ी एक कविता की एक रूपता होती है। बसंत जी हो सकता है किसी में क्या होता है, थोड़े जो बूढ़े हो जाते हैं ना तो अध्यात्म की ओर चलते हैं, वैसे थोड़े कभी बूढ़े हो जाते हैं तो छंद की ओर आजकल ऐसा होने लगा। अरुण कमल जीवन भर मुक्त छंद की कविता लिख करके स्टैब्लिश, इसके बाद वो असली छंद और कविता होनी चाहिए, छंद के बनाने चाहिए, ये मतलब इस बात का। अब दलित कवियों को क्या कहते हैं, नामदेव ढसाल ने कहा कि छंद की हमको छंद कविता जब छंद से मुक्त हुई तो हम मुक्त छंद की संजीवनी से हमने अपने जीवन को कविता में डाल दीजिए उनको छंद को, फिर प्रैक्टिस करवाते रहिए तो अपना जीवन ही नहीं कर पाए। तो कविता छंद से मुक्त होने का एक बड़ा वो आंदोलन है, और दुनिया की कोई कविता में छंद का ऐसा आग्रह नहीं जो इधर चल करके हिंदी में। इसलिए मुझे लगता है आग्रह नहीं, चॉइस तो है ना आपके पास, आप छंद पढ़िए, वो भी लिखा ही जा रहा है। मतलब छंद भी लिखा जा रहा है, छंद कोई बंद नहीं हो गया है, छंद भी लिखा जाता है। पहले तो मनोज जी को बधाई, और मेरा कन्फेशन कि मैंने इनकी कहानी नहीं पढ़ी और कविता की पहली बार। ये नहीं कहता कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, 2-3 घंटे के एवरेज आ जाता होगा, लेकिन मैं कविता नहीं पढ़ पा रहा, मेरे लिए मुश्किल होता है। ये 2 कविताएँ जिसमें हमें बात करनी थी वो बड़ी कविताएँ,
लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पाऊँगा, मुझे दिक्कत हो। एक जगह जो आप लाइन में उसमें इस्तेमाल करते हैं, आपकी प्रेमिका, ठीक शब्द है प्रेमिका क्या? कवि, मतलब आपके मतलब कवि की प्रेमिका, कवि का पति, और अपनी पत्नी पे जब आप वकील की बात करते हैं, हाँ ठीक है, उस समय वो एक बड़ी चीज, वो लाइन वहाँ पे आप प्रेम को कहाँ पकड़ रहे हैं कि जो साथ है उसके अंदर भी कहीं, उसके पाँव में भी कहीं कील है। पति और पति के अंदर ही नहीं है, डायरेक्टर के अंदर ही नहीं है, उसकी कविता, कवि के कविता की प्रेसी के अंदर नहीं है, बल्कि अपनी पत्नी के बीच में भी हो सकता है। ये मान के अक्सर जो है हम लोग यही मान के चलते हैं कि हमारा तो प्रेम है, जिससे हमने प्रेम किया था वो भी सच्चा प्रेम करती थी। ये कभी हमने शायद इस बात को बहुत गौर करके नहीं सोचा है, अक्सर नहीं सोच पाते हम लोग कि हमारी पत्नी का भी प्रेम हो सकता है, और उस प्रेम के बारे में उसी तरीके से वो सोच सकती है या लिख सकती है जिस तरीके से इस कविता का कवि सोच रहा है और लिख रहा है। ये जो सोच रहा है, मतलब जो प्रेम को वहाँ तक ले गए हैं आप, सलीम की कविता जो है, इस कविता को मैं कई बार पढ़ना चाहूँगा, मैं नहीं जानता कब पढ़ूँगा। ये पूरा दौर जो है ना, अगर कोई शब्द आत्महंतात्मक बनता हो, ये पूरा दौर वो है। मानव द्रोहिता, मानव के विनाश के उस क्षण पे हम आ गए हैं पूरी मनुष्य जाति के। अगर ये 4-5 साल जो चल रहा है, ये बहुत दूर से पहुंचा, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा जो इस धरती पर इंसान ने पिछले 5,000 या 10,000 साल में हासिल किया। मैं हो सकता है कि हाइपर सेंसिटिव हूँ, ओवर सेंसिटिव हूँ, लेकिन अंदर से मुझे ये लग रहा है, और वो पता नहीं मैंने नोट किया है कि नहीं। अंत में कविता ही बचाएगी आदमी को। ये 2-3 लाइन की 4 लाइन की कविता लेकर लिख दिया था। कविता बहुत ज़रूरी है और कविता से काम किया जाना चाहिए। ये मार्क्स ने इसको एलिनेशन जो कहा है, बहुत काम हुआ एलिनेशन। आज आदमी इतना एलिनेट कर होता चला गया है कि वो अपने से एलिनेट कर गया है, और जो आत्महत्या करता है ये एलिनेशन की पराकाष्ठा होती तभी वो कर पाता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। अगर वो 10% भी अपने से अटैच होगा तो अपने को 10% को बचाने के लिए 90% की तकलीफ को बर्दाश्त करेगा। जब वो 10% भी नहीं बचता उसके पास, उसको लगता है कि वो ये एलिनेशन ये इस समय जो है, और जिस स्टेज पे चीज़ें राजनीति में और पॉलिटिकल फिलॉसफी में जा रही हैं, में ध्यान आ रहा है कि जापान में कोई कल्ट आया कि उस दिन जो है इतने लोग मर जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा। नहीं, हराकिरी वाली बात नहीं, हराकिरी पॉलिटिकल फिलॉसफी है उनकी, हराकिरी उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है। वो साधारण आत्महत्या नहीं है वो, और कोई धार्मिक आत्महत्या नहीं है वो एक आया था, बड़ी न्यूज़ आई थी कि कोई बाबा था वहाँ पे, जैसे यहाँ पे बाबा होते हैं, और उसने 200-250-500 लोगों को तैयार किया था सामूहिक आत्महत्या करने के लिए, और बाकायदा लोग तैयार हो गए। शायद कुछ लोग मरे भी, कुछ लोग शायद बच भी गए 2-4-10 साल बाद। तो ये स्थिति बन रही है, और मैं बहुत संगीत तरीके से नहीं बोल पाऊँगा। बहुत बहुत बधाई, और मुझे अफसोस है कि मैंने इसके पहले आपकी कविताएं क्यों नहीं पढ़ी, और इसलिए बात की बात।
हाँ बिल्कुल चाहता हूँ ये बहुत सी बातें हो गई हैं और मैंने भी ऐसी प्रेम कविताएँ सुधार कम हो मैं बसंत जी से बिल्कुल मुतफिक हूँ। इसको प्रेम कविता की विशेष रूप में लेकर देखिए, लेकिन अलग से भी इसकी एक दुनिया है और उन्होंने प्रेम के बहाने बुनियादों पर दूसरे बहुत सी बातें कही अपने कविताओं में, तो एक अलग डायमेंशन के तौर पर तो बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें रखी। और एक बात उस लंबी कविता के बारे में, तो कविता बहुत अच्छी है, लेकिन हमें ये लगा बीच बीच में कहीं कहीं इनका निकाह भी उसमें शामिल हो जाता है और वहाँ कहीं थोड़ा सा जो एक लय है उसमें कहीं थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन वो एक मायने की बात है, वो उनका अपने आप बहुत शानदार है। अच्छा कुछ कहना हाँ, कुछ कहना चाहेंगे? अगर समय है तो नहीं, आप मैंने दो ही सुना है कि वो एक ट्रेन वाली जो है उसमें जैसा फेलियर ऑफ लव को कितने ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया है और कील तलवे में सभी के है, मतलब ये बहुत कंटेम्प्रेरी है आज के समय में, कील तलवे में सबके इस चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा इसके लिए बधाई, बहुत ऐसा लगा बहुत जुड़ा हुआ। और जो लास्ट वाली आपकी सनीर वाली है उसको देख के मेरे को मतलब मैं ऐसे मुतमईन हुई कि मैं नॉर्मल हूँ चीज़ें अगर वो चीज़ें मेरे भी दिमाग में आती हैं तो कई बार ऐसा लगता है आसपास के जो लोग हैं जो बहाव में शामिल रहते तो वो मुझे खारिज कर देते, तो उसको सुनकर ये विश्वास हो जाता है कि हाँ नहीं मैं बहुत गलत नहीं जा रही तो वो जो एक लाइन उसकी बड़ी मेरे दिमाग में छुपी है जिससे मैं आजकल जूझ रही हूँ कि नहीं जानता कि क्या नहीं जान पाया मैं, तो इवन आई एम स्ट्रगलिंग कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ कि एवरीबडी इज मैनेजिंग एवरीथिंग, हम नहीं कर पा रहे और हम नहीं कर पा रहे, तो वो जो एक अंदर का से क्या ही कहेंगे मतलब फ्रस्ट्रेशन नहीं है, क्या अपने आप से जो शिकायत रहती है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ जब सारी दुनिया कर पा रही है, वो वाली चीज़ बहुत ज़्यादा छुड़ी, बहुत दोनों बनता है वो बहुत मनोज की आज कविताएं जो मैंने सुनाई दो बिल्कुल तो अलग भाव में थे हम लोग खड़े हुए, और मनोज जो कह रहे थे कि प्रेम की कविताओं को लेकर हमारे मन में शर्मिंदगी थी पड़ते हुए, तो मुझे ये कहना है कि हम सब के जीवन में आज के प्रेम को छोड़ दें, हम लोग जब यंग थे जब प्रेम होते थे तो सबके जीवन में प्रेम आया, पहला प्रेम जैसे आता है कैसे वो प्रस्फुटित होता है, कैसे वो धीरे धीरे विकसित होता है, कैसे हम एक दूसरे के अंदर कैसे प्रवेश करते हैं, देह की मैं बात नहीं कर रही हूँ जिस स्तर पे मनोज ने पूरे प्रेम को लिया है, और कैसे वो जो है धीरे धीरे वो जिसको कहेंगे आप एक समापन की ओर पहुँचता है, फिर उपेक्षा कर दी तो मन दुखी हो गया, फिर वो छूट गया, सबके जीवन में हुआ है। अगर आप उस समय की आज की जनरेशन का प्रेम जो है बिल्कुल अलग है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज लड़कियां भी और युवक भी बहुत काइयाँ हो गए हैं, प्रेम उस तरह से नहीं होता है जिस तरह के प्रेम की बात मनोज ने की है, और एक बहुत अलग भावभूमि बहुत अलग वातावरण में लिखी गई जो कनुप्रिया एक रचना है प्रेम की, मुझे बार बार कनुप्रिया की याद आती है। वो भले ही अलग बिल्कुल कैरेक्टर है, दूसरे तरह के चरित्र है और दूसरे तरह का प्रेम है, पर उसमें भी प्रेम का प्रस्फुटन, फिर विखंडन और अंत और समापन, नाराज होना, रूठना, मुझे बार बार मनोज की कविता सुनते हुए बार बार उसका ख्याल आ रहा था, और ये लगा कि एक शाश्वत जो प्रेम है उसकी पूरी प्रेम की प्रक्रिया मनोज की इन कविताओं में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सोपान दर सोपान दिखाई पड़ती है। और सबसे अच्छी बात जो सब लोगों ने कही है, जो हमने नोट किया था, ये प्रेम को जहाँ जिस समापन के समय जैसे अपनी प्रियतमा का या उल्टा भी बोला उसको लेकर जिस तरह के भावभूमि के लिए खड़े हुए, जैसे इन्होंने कहा जिस तरह से इसको कहेंगे प्रेम का एक जो उदात्त भाव होता है
आज उस समय के प्रेम में बहुत होता था, मेरे दुश्मन तो मेरी दोस्ती को तरसे टाइप गाने बहुत लिखे जाते थे। तो प्रिया जो लड़की जिसकी शादी हो गई तो उसका पति जो है वो दुश्मनी हो जाता था। पर इनके मनोज के उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि वो उस प्रेम का जो समरूपीकरण किया सबके जीवन में, उसके प्रति भी एक स्नेह बना हुआ है, खत्म नहीं हुआ। ट्रेन कहीं रुकी है, उसके गांव में रुकी है, तो उस गांव को, उस गांव के लड़के को वो बोल रहा है, उसको कैसे स्नेह से, तो स्नेह का तो विस्तार हुआ, वो खत्म नहीं हुआ। तो वो जो प्रेम का जो विस्तार है उनके उसमें। और दूसरी बात ये है कि वो जो उसके पति से जो समरूपता लेकर आए हैं, ये बिल्कुल नया भाव है। और ये कहना कि पत्नी के पैर में देखूंगा कि उसके पाँव में तो कील नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मनोज बिल्कुल आज के नए पुरुष की कल्पना लेकर आए हैं। मैं कह सकती हूँ कि एक संवेदनशील कोई भी आज की स्त्री जिस पुरुष की कल्पना करती है, पुरुष से जिस तरह की कल्पना, पुरुष से जिस संवेदना की कल्पना करती है, वो मनोज लेकर आए हैं, जो इन कविताओं में बहुत नई जगह पे कविताओं को ले जा रही है। वो बहुत बड़ी बात है। प्रेम जो है वो ख़त्म नहीं होता। वो पहला प्रेम जो है, आप विवाह हो गया, जो भी हो गया, पर वो जो उसका जो मिठास है, कैसे वो विलय होता है, और कैसे एक दूसरे के व्यक्तित्व में हम जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, फिर कैसे हम अलग हो गए, तो भी वो बना हुआ है हमारे अंदर। ये भाव जो है सारी प्रेम कविताओं को बिल्कुल अलग एक ऊंचाई की, एक अलग दिशा में ले जा रहा है पूरी कविताओं को, जो कि मुझे एक नया भाव लगा। मुझे लगा कि इनको और प्रेम कविताएं लिखनी चाहिए, क्योंकि आज के समय जो प्रेम कविताएं लिखी जा रही हैं उसमें सच बात है कि बहुत देर है। अभी हंस में जनवरी में गीताश्री की एक कहानी आई है, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो बड़ी उम्र की अब महिला का जो है उसके प्रेम की बात है, वहाँ भी एक इतनी बात, तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी। और मुझे लगा कि मनोज उस पुरुष की कल्पना लेकर आ रहे हैं जो आज की स्त्री के निगाह में वो अपेक्षा कर रही है कि ऐसा संवेदनशील पुरुष हो, जो समझे एक तरह से। बातें बहुत सारी हैं, उसका विच्छेद होना, पीड़ा, फिर विस्थापन, उसकी जगह कोई दूसरा आ गया, उससे भी उसी तरह से जुड़ाव, उससे भी उस संवेदना से जुड़ना, ये बहुत बड़ी बात लगती है। और जो दूसरी जो कविता है वो मैंने हंस में पढ़ी थी जब आई थी, और जब मैं सरस्वती बसंत त्रिपाठी को केंद्र संबोधित को समर्पित किया है, ऐसी भयानक। और सच बात है, जामिया जी ने कहा हम उस कविता को एक साथ नहीं पढ़ पाए, पढ़ के हम उसे पेन लगा के उठ जाते थे, फिर दोबारा पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा। फिर मुझे मनोज के लिए बड़ी चिंता सी होने लगी कि मनोज ने कविता क्यों लिखी, पर मनोज को देख के आश्वस्त होते रहे कि नहीं मनोज उस स्थिति से बहुत अलग है। पर वो जो कविता है वो हमारे जो कहा आपने ना कि पर्सनल से वो पॉलिटिकली रास्ता लेती है, वो जो रास्ता लिया है वो हमारे आज के समय का भयानक आर्तनाद है, वो कविता नहीं है। मतलब मिडिल क्लास जो युवक हैं, और मैं ये दावा कर सकती हूँ कि मैंने 37 साल पढ़ाया और मेरे पढ़ाए हुए लड़के मेरे पास आते रहे, इस तरह से फ्रस्ट्रेट होते रहे, शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, नौकरी नहीं मिली। हमने बहुत देखा है कि कैसा फ्रस्ट्रेशन होता है और कितना संभालना पड़ता है कि नहीं आत्महत्या ना करो, वेट करो, धैर्य करो। पर बहुत बार हिम्मत छूट जाती थी, कैसे समझाओ। और एक बार हमने कहा, एक बहुत बार हम कहते हैं कि जो सफल हो गए उनका तो उदाहरण देते हैं, पर जो असफल हो गए उनका क्या करें। मीडियोकर जितने हैं उनको क्या एक लाइन से खड़ा करके गोली मार दें। एक तरफ से बहुत अब आक्रोश आया मन में, किसी ने कहा कि फेलियर हो गया, एक बच्चा मेरा इतना सफल है, दूसरा इतना सफल है, तो हमने पूछा कि क्या करें, जितने असफल लड़के हैं उनको लाइन से खड़ा करके गोली मार दें। हाँ, तो उनकी भी तो जगह है ना, क्यों उनके संग हम संवेदना से पेश क्यों नहीं आते हैं। तो इस पूरी कविता में बहुत हिला देने वाली कविता है। हमारे आज के समय का पूरा जो भयावह जो स्थितियाँ हैं, सारे मुद्दे बेरोजगारी के, और गांव में हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं पढ़ने, उनकी जल्दी शादी हो जाती थी, MSc कर लिया, अरे साहब गांव में है, शादी ब्याह कर दो, डॉक्टर साहब हो गए। अभी PhD हुए नहीं, नाम के आगे कार्ड में डॉक्टर लिख दिया, डॉक्टर सो एंड सो, कहते हैं मेरा डॉक्टर सो एंड सो। हम कहते थे तुम्हें डॉक्टरेट नहीं मिली, मुकदमा कर दे तुम्हें डॉक्टरेट को करके नाम के आगे डॉक्टर साहब है। गाँव में दहेज देकर शादी हो गई, उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद कैसे करती हो, मतलब बहुत त्रास है इतना। इस समय इतना रोजगार को लेकर इतना फ्रस्ट्रेशन है। तो प्रेम का दुख एक तरफ है,
और जिजीविषा और जीवन का संघर्ष दूसरी तरफ है। और वो सारा का सारा चूंकि बिल्कुल सेंटर में है, मनोज उसको झेल रहे हैं और हिम्मत से झेल रहे हैं। ये कविता भी उन्होंने बहुत हिम्मत से लिखी है और बहुत हिम्मत की बधाई देते हैं कि इस कविता को यहाँ पर ये बिना भावुक हुए पढ़ सके। इसको पढ़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और ऐसी सारी कविताओं के लिए मुझे लगता है कि ऐसी गोष्ठी होनी चाहिए क्योंकि पढ़ने पे जिस तरह से असर करती है, सुनने पे बहुत दूसरी तरह से उसका असर होता है। बहुत अच्छी कविताएं। अब कहानियाँ तो मनोज की पढ़ते ही रहे हैं। अभी हमने बताया कि बदलता हुआ देश हमने पढ़ा, फिर हमने कईयों को दे दिया, तो ठीक है लोग पढ़ लेते हैं। पर कविता में जितने गहरे से मनोज को हम पा रहे हैं वो बहुत बधाई की बात है और बहुत आश्वस्ति की बात है। तो चाहे वो प्रेम की कविता लिखें, चाहे वो संघर्ष की कविता लिखें, ईमानदारी है उनकी कविताओं में, ईमानदार अभिव्यक्ति है और लैंग्वेज बहुत सादी को सीधे सीधे पकड़ के आती है। हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहते, इतना ही कहना चाहते हैं कि उनकी कविताओं से बहुत अच्छा जो बात आप कह रही हैं, एक तो रुलाई वाली बात, तो बहुत गंभीर रुलाई वाली ये बात मैं मतलब इसको जो इन्होंने कहा इसको मैं फिर से अंडर बात करना चाह रही हूँ कि पुरुषों की प्रेम कविताओं में रुलाई ना के बराबर मैंने देखी है। बहुत सारी चीज़ें होंगी लेकिन रोना नहीं होता, और प्रेम में रोना तो ना के बराबर है। अलग तरह के शेर होंगे, शायरी होगी, बहुत चीज़ें होंगी, लेकिन आंसुओं के साथ कोई रोए, ट्रेन चल रही है और कोई रोए, रोशनी लाइट ऑन हो रही है, ये हो रहा है, वो दुनिया भर की घटनाएं हो रही हैं और आप रो रहे हैं। ऐसा मैंने सिर्फ मनोज की कविता में देखा। वो एक ऐसा आप रिलेट कर पाते हैं, सहजता से सच हो जाती है। वो एक ऐसा पुरुषों की कविता में थोड़ा बिरला भाव है जो मनोज की कविताओं में दिखाई देता है। हम कह रहे हैं जो संवेदना जो है ना, संवेदना है ना, वो बहुत अजान में डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने इधर तो नहीं किया नहीं मनोज जी, मैं ये कह रहा था। और अब ना मैं प्रकर्ष से कहूँगी कि वो हालांकि आभार ज्ञापन असराज को करना चाहिए था, कि प्रकर्ष का भी आभार ज्ञापन करना चाहिए था। प्रकर्ष ने काफ़ी कुछ मैनेज किया, लेकिन मैं प्रकर्ष से ही इसके पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि ये गोष्ठी जो है वो कवि या उससे पूछ लिया जाए कि कौन सी कविताएं पढ़ें, कवि खास हो तो वो कविता कम से कम 2-4-10 लोगों के बीच में दे दी जाए, क्योंकि ऐसी कविताएं जो हैं ऐसे पास ये कविताएं इनकी कविताएं मुझे भेज दी गई थी, आपने शायद नहीं उसको वो और मैंने भेज दिया होगा। पूरा संकलन है 20-25 कविताओं का, है ना। और ये जो है उससे बात ये होगी, ये कविता हम एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, फिर कभी उसको पढ़ेगा और फिर बात तब कविता बड़ी कविता को बड़ा समय मांगती है। एक बार लीड जो है 15 दिन महीने से पहले हाँ, वही ये कभी फायदा हो सकता है। ये ज़्यादा व्यवहारिक बात है ये। नहीं, व्यवहारिक बात ये है कि इसमें संकलन में पढ़ी जानी है। नहीं कुछ कह लीजिए। हम लोगों ने अच्छा हम लोगों ने भारी कर दिया है, भारी बातें कह के, तो मनोज कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं जो कुछ कहना था कह चुका। बस एक बात जो देह और प्रेम को लेकर के जो है, तो देखिए जो है किस तरीके से आ रही इस पर बात हो रही। बाकी बिना देह का प्रेम निराकार प्रेम है, मेरे समझ में नहीं आता है। बहुत जो है ठीक है कि हम किसी को भी इमेजिन करते हैं, भाई हम प्रेम का कुंड इमेजिन करते हैं तो उसका पूरा चेहरा पूरा आकार मेरे सामने आता है, जो देख ही याद करता हूँ कि आप विश्व में जब भी इस कविता को किसी को सुनाएं जी, थोड़ा सा आंख उठाकर उसकी तरफ दिखा भी करें। जितना समय आप उठाकर आप सामने देखने में लगाएंगे, उतने में जो लाइन आपने पढ़ी है उसको वो प्रोसेस कर लेगा। होता क्या है कि प्रोसेस नहीं कर पाते और आप लाइन पे लाइन लाते चले जा रहे हैं। वो मनोज ने सबसे पहले ये कहा था कि उनका ये पहला कविता पाठ है, वो नर्वस है थोड़ा, ये पहले ही उन्होंने कहा था। आगे जब वो और पाठ करेंगे तो आभार के साथ आभार ज्ञापन जैसी चीज है। अरे उठ के आभार ज्ञापन
खड़े होके बैठ के भी कर सकते थे। हाँ, यहीं बैठ जाते हैं। मैं बैठे हाँ, नीचे बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये कार्यक्रम हम लोग फरवरी से तय कर रहे थे और बीच में ये हमारे होली में बाहर चले गए तो वो लंबा अंतराल हो गया। और कल हम लोग बात कर रहे थे कि जो आगामी कार्यक्रम है उनको कैसे लेना है, तो बस बात में तय हुआ कि मोहन भाई का कल करवा सकते हैं, हमारे पास समय है, लेकिन अगर ये तैयार हो गए तो उन्होंने तुरंत सहमति दे दी, तो ये आज का कार्यक्रम हो गया। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे इतने शॉर्ट इतने नोटिस में जिन लोगों को उन्होंने आमंत्रण दिया सब लोग आ गए। एक बहुत सफल कार्यक्रम हुआ और मनोज भाई को तो बार बार सब बधाई दे ही रहे हैं। तो मनोज भाई को बहुत बहुत बधाई, आप सब आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद वो जो दोस्त लगी हुई है, सबसे ज़्यादा इंतज़ाम उनका है कि इतने कम नोटिस में हम उनको बोलते हैं और उसको कहते हैं ठीक है चलो मैनेज करेंगे। सबसे ज़्यादा बड़ा मैनेजमेंट उन्हीं का है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। एक औपचारिकता थी और अब ये जब ये औपचारिक सत्र खत्म हो जाता है तो अनौपचारिक बातचीत होगी और चाय सब ज़्यादा शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मैनेज इनका भी और रूपम का भी। रूपम सबसे ज़्यादा मेहनत करती हैं इसके लिए। शुक्रिया।